हर कॉन्ट्रैक्ट शेड हुए और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज 2400 का दायरा जो इसने तोड़ा है वहाँ पे करीब करीब 2300 कॉन्ट्रैक्ट्स का फ्रेश एडिशन हुआ है। तो ये रिलायंस और एक निफ्टी आईटी अगेन वो चीज़ जो कि कल हमारे हक में थी, दैट्स अगेन अभी भी इस वक्त स्लिप कर रही है हमारे फेवर में। नो डाउट अबाउट दैट। जो अनुज ने जो कुछ देर पहले बात कही कि कॉल राइटर्स पुट राइटर्स पूरी तरीके से हावी हैं, बट यहाँ पे रिलायंस और एक निफ्टी आईटी ये शायद थोड़ा सा इस क्लोजिंग में इक्वेशंस को चेंज कर सकते हैं। जहाँ तक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस ऑफ वो एडिशन है, मैं आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। टोरेंट पावर, श्री सीमेंट, ये दो स्टॉक्स जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है। और कैपिटल गुड स्पेस यूनानिमस अगर आप देखिए बाइंग है यहाँ पर, आप देखिए एवीबी 2.5%, सिमंस 4%, कमिंस इंडिया 6.8%। कैपिटल गुड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है और आईटी में टेक महिंद्रा अपनी तरफ काफ़ी सब्सटेंशियल ओए खींच रहा है। लेकिन अगर आप दो चीज़ों को देखें जिस पर शायद मैं इस क्लोजिंग में गौर फरमाऊंगा हर्षदा, वो है निफ्टी आईटी और अगेन रिलायंस अपने आई थिंक इन बदलते हुए ऑप्शन स्टैट्स के बीच में। हर्षदा, तो ये फिलहाल दिग्गजों का इम्पैक्ट आज क्लियरली इंडेक्स पर, और रिलायंस इंडस्ट्रीज देखते हैं कितना और यहाँ पर मार्केट को ऊपर की तरफ सहारा देता है। चलिए कुछ और ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इंटरेस्टिंग ट्रेड्स देखने को मिले हैं आज के दिन, और एक है जिसके नतीजे खराब थे लेकिन कमेंट्री अच्छी, उस पर आगे डिटेल में बातचीत भी होगी। अपोलो हॉस्पिटल 5% के गेंस पर ही खड़ा है, काउंटर 4465 के आसपास आता हुआ। आयशर मोटर्स, कल हमने नतीजे देखे थे, उसको डाइसेक्ट भी किया था दोपहर में। आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ने जो व्यूज दिए हैं, 4400 वाले टारगेट्स आए हैं, 4% ऊपर यहाँ पर। टीवीएस मोटर, वो ईवी की डील की खबरें फिर से जोर पकड़ती हुई तो तेजी में, और रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसका जिक्र अभी वीरू कर रहे थे, 2% ऊपर, 2400 के ऊपर अब कंफर्टेबल दिखने लगा है। लेकिन क्या नहीं चला, भारत फोर्ज जिसके नतीजों के बाद कल स्टॉक टूटा था, आज फिर फॉलो थ्रू गिरावट की तरफ ही, 4.5% का दबाव। एमसीएक्स में आज हमने देखा है गहरी मार पड़ती हुई, 4% का नुकसान। बाटा के नंबर्स के बाद हमने देखा करीब 2% नीचे। सेगमेंटल ब्रेकअप ठीक है, लेकिन ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर आप बिजनेस देखेंगे तो ड्रैग है, इसीलिए वो दबाव में। और मेट्रोपोलिस में भी आज हम देख रहे हैं फिर बिकवाली लौटती हुई, 2 से 2.5% तक का नुकसान देखने को मिला। तो ये फिलहाल वो काउंटर्स हैं जहां पर तेजी और मंदी के सौदे साफ बनते दिखाई दिए हैं। चलिए अब हमारा पैनल पूरा तैयार है, उनको भी जोड़ना शुरू करेंगे। फंडामेंटल्स के लिए गौरांग शाह से बात होगी, साथ ही साथ टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ है प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राहुल शर्मा, राजेश सातपुते और आगे चंदन तापड़िया को जोड़ेंगे। 2:20 पर HEG के नतीजों पर कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनीष गुलाटी से होगी बातचीत। यतिन आज लेकर आएंगे क्या चल रहा है 2:30 के आसपास। 2:40 पर हर रोज की तरह 4 का चौका सस्ता ऑप्शन मानस देंगे। एफनो सुपरस्टार प्रकाश काबा से लेंगे। राजेश सातपुते तैयार कर रहे हैं चार्ट का चमत्कार, तो मिड कैप फंडा के लिए तैयार है गौरांग शाह। कल नेस्ले अपने नंबर्स पोस्ट करेगा और उसके साथ तीसरी तिमाही के नतीजे का सिलसिला फिर से विराम पर आता हुआ दिखाई देगा। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, उस पर भी नजरें होंगी। और आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मार्केट बिग वॉइस में एक्सिस सिक्योरिटीज के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नवीन कुलकर्णी। चलिए फिर अपने गेस्ट को जोड़ना शुरू करते हैं और एक एक करके कॉल्स लेते हैं। गुड आफ्टरनून राहुल जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए क्या स्ट्रैटेजी होगी इस समय के लिए और क्या स्टॉक कॉल है आपका? जी आलो जी, देखिए मेरे हिसाब से निफ्टी जब तक 17,800 के ऊपर है, आई थिंक बेस यहाँ पर क्लियरली शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है और 18,000 को क्रॉस करने की पूरी अटेम्प्ट की जाएगी। टेक्निकली मुझे लगता है कि 18,200 तक निफ्टी में यहाँ पर जगह खुलती हुई दिखनी चाहिए हमें आने वाले कुछ सेशंस में। आईटी का सपोर्ट है, रिलायंस का सपोर्ट है, एक तरह से जो लीडरशिप मार्केट को चाहिए थी वो कहीं ना कहीं से आती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी प्रेशर में जरूर है, लेकिन मेरे हिसाब से जब तक हम क्लोजिंग बेसिस में 41,200 41,000 की एरिया ब्रेक नहीं करते, मेरे हिसाब से ये साइडवेज रह के इवेंचुअली इसमें स्ट्रेंथ आते हुए दिखेगी। जहां तक आज का हाई कन्विक्शन आइडिया का बात है, आईसीआईसीआई बैंक का सेटअप में भी यहाँ पर बहुत प्रॉमिसिंग लगता है। देखिए पिछले 7-8 सेशन से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास, लेकिन कल के सेशन में एक डिसाइसिव क्लोज देखने को मिला इस एवरेज के ऊपर। और लगातार 1 दिसंबर से एक तरह से आईसीआईसीआई बैंक ने बैक सीट ले ली थी। मेरे हिसाब से जो अंडर परफॉर्मेंस है यहाँ पर रिवर्स होती हुई दिखेगी आने वाले सेशंस में। और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 900 रुपए तक के टारगेट्स आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिलने चाहिए। तो आईसीआईसीआई बैंक को बाय कीजिए, 847 का स्टॉप लॉस रहेगा, 900 रुपीज का एक इमीडिएट टारगेट रहेगा। और ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी को देखकर कि इवेंचुअली बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट हमें आता हुआ दिखेगा 41,700 के ऊपर। जी कल एग्जैक्टली इसी वक्त ये मानस की कॉल थी आईसीआईसीआई बैंक और अब करीब 863-85 पर
अभी जो ICICI बैंक काफ़ी हद तक फ्लैट है, कोई बहुत अगर आप देखें आतिशबाजी नहीं देखी हमने इस वक्त राहुल जी की कॉल है। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपकी सर कन्विक्शन ट्रेड क्या होगी इस वक्त की? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू। ये कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त है डीएलएफ। लगता है डीएलएफ में ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी लो बना हुआ है आज, एक काइंड ऑफ अ डबल बॉटम। मेरे ख्याल से 355 का कोई स्टॉप लगा चले तो ट्रेड करे 357.80 का। पॉसिबल है कि 365 देखने को मिल सके डीएलएफ। यस, पर जो तेजी का ट्रेंड देखने को मिला है नंबर्स के बाद, वो अभी भी जारी। कावास आपको पसंद है, 365 अगला टारगेट रहेगा। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, रिकमेंडेशन आईटी स्पेस में है और जिस तरह का मूव टेक महिंद्रा में देखने को मिला, शायद उसी तरह का मूव हमें अब LTIM में देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो LTIM में खरीदारी करेंगे। 4684 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे और 4795 तक के आप टारगेट देख सकते हैं। ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। 4750 वाला कॉल ऑप्शन 75 रुपीज का ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 49 रुपीज के स्टॉप लॉस से 125 के टारगेट के लिए। ओके, LTI माइंट्री पर दांव लगाया जा रहा है यहाँ पर कॉल के थ्रू 4750। मिड कैप IT में अच्छी रिकवरी आज सुबह से हमने देखा। IT स्टॉक्स में डिसेंट रिकवरी, इनफैक्ट गो टू पॉकेट है अब IT यहाँ पर। हर डिक्लाइन में आप क्लियरली एक बाइंग देख रहे हैं IT स्टॉक्स में, और LTI माइंट्री ने आज वो सिलसिला जारी रखा है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या ट्रेड करेंगे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, देखिए मैं आज थोड़ा वीरेन को कॉपी करूंगा। टेक महिंद्रा, इन्होंने मुझे सुबह पूछा था, तब ये अपने रेजिस्टेंस पे था, तो थोड़ा सा मैं थोड़ा सोच में पड़ गया था कि ये जाएगा क्या, क्योंकि जनरली ये फिजल आउट होता था। आज ये पहली बार इसने जिस तरह से रैली दिखाई है, जिस तरह से इसमें स्ट्रेंथ है, ये यहाँ पे बेयर ट्रैप सिचुएशन है। 1040 1050 वो रेंज था जहाँ पे ये अटकता था, तो आज इस लेवल के 1050 के ऊपर ये ट्रेड करना शुरू किया। तो यहाँ पे क्लियर कट आप कह सकते कि अनुजित जब भी ये डिप देगा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, तो यहाँ पे बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी होगी तो बेटर होगा। लेकिन 1040 का स्टॉप लॉस होगा, और जो टारगेट है टेक महिंद्रा का वो रहेगा 1085 का इनिशियली, और उसके बाद 1100 1110। तो यहाँ पे बड़ा मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग रैली हमें टेक महिंद्रा में प्ले करने को मिलेगी। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक लेवल आता हुआ 1100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं टेक महिंद्रा में। तो LTI माइंट्री और अब टेक महिंद्रा, निफ्टी IT पर वो व्यूज तेजी के कायम है। गौरांग, आफ्टरनून, बताइए आप क्या ट्रेड इस समय सुझा रहे हैं? धन्यवाद हर्षदा आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारा तरफ से। तो जब से बजट की घोषणा हुई है हर्षदा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में थोड़ी बहुत नाजुक परिस्थिति दिख रही है। इसी नाजुक परिस्थिति का लाभ उठाते हुए अगर आपकी विचारधारा थोड़ी बहुत लंबी अवधि की है, तो हमें लग रहा है कि SBI लाइफ इंश्योरेंस एक बेहतर विकल्प हो सकता है। लाइफ 1173। गौरांग, गुड आफ्टरनून, कोई रीज़न आपने इसको पिक किया ओवर अदर्स? क्या इसका जो एक्सपोजर है वो हाई प्रीमियम वाली उनसे कम है इसके लिए, या फिर कोई और वैल्यूएशन कंफर्ट? नहीं अनुज भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कवरेज तो चारों ही जीवन बीमा क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उस पर है। मिसाल के तौर पर 4 नहीं 5, LIC, SBI लाइफ, HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। अब पसंद इसको करने की वजह यही है जो आपने जिक्र किया है कि हाई एंड प्रीमियम का जो सेगमेंट है, और दूसरी तरफ जो भी नतीजे हमने देखे अनुज, उसको भी ध्यान में रखते हुए, मैं खास करके तीसरी तिमाही के नतीजों की बात कर रहा हूँ, उसको भी अगर मैं ध्यान में रखता हूँ, और जो परिस्थिति बजट के बाद इस क्षेत्र पर थोड़ी बहुत नकारात्मक हुई है, तो मुझे लग रहा है कि अगर एक बहुत ही मजबूत और भरोसे लायक विकल्प अगर आपको कोई कंपनी ढूंढनी है जीवन बीमा क्षेत्र में, तो मेरे ख्याल से SBI लाइफ डेफिनेटली एक बेहतर विकल्प होगा। चलिए, कॉल्स अगर आप देखें इस वक्त पूरी हो चुकी हैं। एक बार जरा डायरेक्टर साहब इंडिगो लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। इंडिगो डे लो पर, और इंडिगो मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ इस वक्त क्योंकि अमूमन पिछले अगर आप 4 महीने के ट्रेंड को देखें तो ये स्टॉक हमेशा 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे सस्टेन हो जाता था। लेकिन आज की कुछ खबर ही ऐसी है जनाब कि एयर इंडिया का वो जो मेगा ऑर्डर है 500 विमानों का, जो कि एयरबस और बोइंग दोनों को दिया गया है, उसके बाद आई थिंक सबसे बड़ा मार्केट शेयर रखने वाली ये कंपनी आज स्लिप होती हुई लगभग आपकी स्क्रीन पे 60 रुपये नीचे। गौरांग, आपका व्यू क्या है इस वक्त 1977 पे? इतना बड़ा ऑर्डर, आई थिंक शायद ये एविएशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अब तक का ऑर्डर है। आपका व्यू इंडिगो का कैसे इन बदले सर्कमस्टेंसेस में इतने एग्रेसिव अगर आप देखें अप्रोच के बीच में एयर इंडिया की, आप कैसे रीड करेंगे, और आपका इंडिगो पे टेक इस वक्त?
तो वीरेंद्र, मेरे ख्याल से ये खबरों को लेकर के है, क्योंकि जो विमान या फिर हवाई जहाज एयर इंडिया की फ्लीट में शामिल होंगे वो मेरे ख्याल से समय लगेगा उनको शामिल होने के लिए। ये आज खबर आई है, इसको लेकर के थोड़ी बहुत नाजुक परिस्थिति है। मेरे ख्याल से जो एलसीसी मॉडल है उसमें इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो एक बेताज बादशाह मान के हम तो चल रहे हैं। काफी कंपटीशन है यहाँ पर, लेकिन इस कंपटीशन के प्रतिस्पर्धा के होने के बावजूद मेरे ख्याल से जिस प्रकार का उनका रियलाइजेशंस है, ऑक्यूपेंसी जा रही है और जो आंकड़े आ रहे हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से एक नीजक रिएक्शन है इस खबर को लेकर के। जिस तरीके से एयर इंडिया ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर रखा है हवाई जहाज की खरीदी करने के लिए, लेकिन ये काफी समय लगेगा ऐड होने के लिए। तो नीजक रिएक्शन है न्यूज का। लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो मेरे ख्याल से एक बेहतर विकल्प होगा। बिल्कुल, एक्चुअली वीरू, गुरांग ने बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, हिटिंग द नेल ऑन द हेड। ये तो अभी सिर्फ ऑर्डर दिया है, इसमें टाइम लगेगा। चलिए, हम सुबह एक डिस्कस कर रहे थे कि एक हमारे लिए एक गर्व की बात है कि इंडियन कंपनी ने इतना बड़ा ऑर्डर दिया और यूएस प्रेसिडेंट और ब्रिटिश पीएम ये डाल रहे हैं कि हम इंडियन कंपनी की वजह से वहाँ पर इतनी जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ये एक अपने आप में एक अलग बात है। लेकिन जो गुरांग जी ने बात कही ना, बिल्कुल, क्योंकि लो कॉस्ट करियर में, और एक्चुअली लो कॉस्ट रह नहीं गया कुछ वैसे, आप टिकट लेने जाएंगे तो मैं मुंबई से जयपुर की टिकट ली थी मैंने, वो मतलब 35 मिनट की फ़्लाइट थी 2x2 वाले प्लेन की, 22,000 रुपये की रिटर्न टिकट आई थी मेरी इंडिगो की। मैं बता रहा हूँ। तो एक क्लियरली मतलब एक और पूरा का पूरा लोड फैक्टर जो फुल है 100% है। इंडिगो में नर्वसनेस अगर आगे आएगी, और एक ओवरहैंग जो इंडिगो के लिए रहेगा वो है जो प्रमोटर, वो जो एक एक्स प्रमोटर बनने वाले हैं उनका जब वो स्टेक से वो जो ओपन मार्केट में बिकता रहेगा, वो एक ओवरहैंग रहेगा। ये वाला जो इशू है ना। अच्छा, एक और चीज़, हमेशा कभी भी अगर नंबर 2 प्लेयर, नंबर 3 प्लेयर बड़ा एक्सपेंशन लेकर आता है ना, नंबर 1 प्लेयर हमेशा मार्केट एक्सपेंडिंग मार्केट में और ज़्यादा प्रॉफिट करता है। सबसे बड़ा एग्जांपल था मारुति का। जब Hyundai आई थी तो बहुत लोगों ने कहा था कि अब मारुति के लिए बहुत ये तो खाई जाएगा। वो कुछ नहीं हुआ, उल्टा इंक्रीमेंटल मार्केट में मारुति ने हमेशा 50% का मार्केट शेयर रखा। इंडिगो का मार्केट शेयर हमेशा रहेगा, क्योंकि जो इंडिगो ने कर दिखाया है इंडियन मार्केट में इतनी टफ स्पेस में, उसको रेप्लिकेट करना इतना आसान नहीं होगा। और एक्चुअली एयर इंडिया पर भरोसा करना टाइम लगेगा, तो उनको एक्चुअली डिलीवर करना पड़ेगा, नई फ्लीट देखनी होगी, और उसके बाद ही वो जो प्रेफरेंसेस है वो चेंज होंगी। प्रेफरेंसेस आजकल एयरलाइंस में आसानी से बदलती नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन टाटा का नाम है तो इसके लिए, और विस्तारा के थ्रू अपने आप को ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। हाँ। तो वो तो मेरे ख्याल से शायद इतना बड़ा इशू नहीं होगा। लेकिन हाँ, वो जो ट्रैक रिकॉर्ड इंडिगो का रहा है ऑन टाइम का, उसको बीट करना टफ होगा। अच्छा, इस पर एक टेक चेक ले ही लेते हैं क्योंकि ये स्लिप कर रहा है स्टॉक का। गाबा साहब देखेंगे एक बार, इंटरग्लोब एविएशन करीब 2.5% नीचे। फंडामेंटली गौरांग ने साफ कह दिया है कि इस समय कंसर्न नहीं है वो फ्लीट साइज जो एयर इंडिया अपना बढ़ा रहा है, लेकिन टेक्निकल आधार पर पता है कि अपर रीजन्स में थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। एक ब्रेकआउट मिला था, वो फॉल्स ब्रेकआउट था, उसके बाद हमने गिरावट देखी 2100 के नीचे, अब सेल मोड पर है। उसके बाद एक फिर कोशिश की अप जाने की, वहां पर एक ब्रीच हो गया और वो हुआ करीब 2050 के आसपास। अब ट्रेड कर रहा है 1985, 2000 में ब्रीच हो गया। मुझे लगता है 1950 और 1900 ये एक जोन है, वहां तक जाने की क्षमता रखता है। क्वाइट स्लाइड होने की आई थिंक इट्स गुड पॉसिबिलिटी, इट कैन सी अ स्लाइड हियर 1875 1900 जोन्स इंडिगो। पहले 1875 1900 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इंटरग्लोब एविएशन में वीकनेस है, लेकिन एक स्टॉक जो अगेंस्ट ऑल ऑड्स आज खड़ा है वो है अपोलो हॉस्पिटल। आपको याद होगा सुबह में ही हम आपको बता रहे थे कि नंबर्स पर इस क्वार्टर में दबाव है, स्पेशली प्रॉफिटेबिलिटी 13% नीचे, लेकिन एबिटा लेवल पर थोड़ा सा सुधार देखने को जरूर मिला। बाकी कोई खास आतिशबाजी नंबर्स में एक सरसरी नजर अगर आप डालते नहीं दिखाई दिए, उसके बावजूद स्टॉक 5% ऊपर। तो इंटरनल्स कहते क्या है, मैनेजमेंट कमेंट्री से क्या कुछ मार्केट ने इंडिकेशन लिया है? दीपाली हमारे साथ है इस पर और डिटेल देने के लिए। दीपाली, 5% ऊपर शेयर। बिल्कुल, और ये मैनेजमेंट कमेंट्री का ही असर है कि इतना स्ट्रांग मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट कमेंट्री कंपनी की ओर से काफी अच्छी आई भी है, खास तौर से कंपनी का जो डिजिटल बिजनेस है या फिर जो हेल्थ केयर बिजनेस है उसको लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्स सुनीता रेड्डी की ओर से आए हैं। डिजिटल बिजनेस की अगर पहले बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो लॉसेस डिजिटल बिजनेस में होने थे वो हो चुके हैं, पीक पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड इंप्रूवमेंट ही डिजिटल बिजनेस में देखने को मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि वो डिजिटल बिजनेस के लिए फंड रेजिंग पर विचार कर रहे हैं। 200 करोड़ के आसपास के फंड्स उनको चाहिए डिजिटल बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए, और इसके लिए वो एक नॉन
स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की भी तलाश कर रहे हैं, कुछ कंपनियों से उनकी बातचीत चल रही है। तो डिजिटल बिजनेस को लेकर उनके कमेंट्स काफी ऑप्टिमिस्टिक आए हैं। वहीं अगर आप हेल्थ केयर बिजनेस को देखेंगे तो कंपनी ने साफ कहा है कि अगर आप वाई बेसिस पे देखेंगे तो हेल्थ केयर सर्विसेज में 9% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है इस क्वार्टर में, लेकिन ये बिजनेस भी कंपनी का काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहां भी फर्दर लॉसेज होंगे इसका एंटिसिपेशन नहीं है, तो यहां भी वो फर्दर इंप्रूवमेंट की बात कर रही हैं। एक और बात उन्होंने कही है हेल्थ केयर बिजनेस के लिए कि यहां से मार्जिन्स में भी इस सेगमेंट में काफी सुधार देखने को मिलेगा। जो ब्लेंडेड मार्जिन्स है उसमें 100 बेसिस पॉइंट के इंप्रूवमेंट वो गोइंग फॉरवर्ड यहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फार्मेसी कारोबार को लेकर भी उनके कमेंट्स पॉजिटिव आए हैं। 7.5% के आसपास के मार्जिन्स रहे हैं फार्मेसी बिजनेस में, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY24 तक ह्यूज जंप फार्मेसी बिजनेस के मार्जिन्स में कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। शॉर्ट टर्म बैलेंस शीट मजबूत है, कोर बिजनेस कंपनी का काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। तो ये जो पॉजिटिव आउटलुक आया है डिजिटल बिजनेस को लेकर, जो बात उन्होंने कही है कि फर्दर लॉसेस नहीं होंगे, ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट करेगी, मार्जिन्स में जंप दिखेगा, इन तमाम बातों की वजह से ये स्टॉक आज 5% ऊपर रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। जी हाँ, बहुत ही फर्म कमेंट्री और उसी का एक उदाहरण आज जो स्टॉक प्राइस में देखने को मिला है। गौरांग शाह, अब जब कंपनी कहती है यहाँ से मार्जिन्स बेहतर होंगे, जो लॉसेस थे वो पीक आउट हो चुके हैं, होपफुली यहाँ से वो लॉसेस स्पेशली डिजिटल साइड पर या फिर ओवरऑल बिजनेस में नहीं ग्रो होते हुए दिखाई देंगे, और Q4 में ऑक्यूपेंसीज भी बेहतर होती हैं वर्सेस Q3। आपकी राय क्या रहेगी अपोलो हॉस्पिटल्स पर? क्या आपने खरीदा है स्टॉक आज? हर्षिता, मैं मैनेजमेंट की टिप्पणियां सुन रहा था हमारी सहयोगी चैनल CNBC TV 18 पर, और जो भी परिस्थिति में कठिनाई थी मैनेजमेंट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आने वाले भविष्य में वो दोबारा दोहराते हुए आपको नजर नहीं आएगी। दूसरी तरफ फार्मेसी बिजनेस को लेकर के भी एक सकारात्मक सा रुझान, और जो मूल कारोबार है इनका हेल्थ केयर रिलेटेड, वहां पर भी और जो इजाफे हो रहे हैं बेड्स को लेकर के, ये पूर्ण समीकरण को अगर मैं ध्यान में रखता हूं तो पहले तो खरीदारी की राय है। अपोलो हॉस्पिटल पर एक सबसे पसंदीदा स्टॉक है हेल्थ केयर रिलेटेड हॉस्पिटल्स में, और मैं ये मानता हूं हर्षिता के लक्ष्य के रूप में अगर आप मुझे पूछे तो 5200 से 5300 के लक्ष्य हम निर्धारित करें मौजूदा परिस्थिति में और आने वाले भविष्य में कारोबार में सुधार को लेकर। ओके, देखिए मेरी नज़र बार बार जा रही है टेक महिंद्रा पर, एक बार जरा वापस लेकर आइए। अच्छा, प्रोफेसर साहब बता रहे हैं कि दोपहर के शो में राजेश पालवे जी ने एक टारगेट दिया था इसके ऊपर, वो हिट हुआ है, लेकिन ये देखिए आज बहुत टाइम के बाद ये अपना 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस करने जा रहा है। 1058 पर इसका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, और 50 डे भी क्रॉस किया आज इसने, और लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज आज बहुत टाइम के बाद, वो देखिए वो जो रेड लाइन है आपको दिखाई देगी, वो इसको क्रॉस करने जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपको नोटिस करेंगे इस चार्ट में, इस पूरी रिकवरी में टेक महिंद्रा ने अंडर परफॉर्म किया था, इनफैक्ट काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था। ये स्टॉक अभी भी अपने 52 वीक लो से, आज की रैली के बाद भी, आज 5.5% रैली है, 52 वीक लो से सिर्फ 12% ऊपर है। मतलब आज से पहले 52 वीक लो से सिर्फ 7% की रैली आई थी हर्षिता। और टेक महिंद्रा आई थिंक एक इकलौता IT स्टॉक है जो अब प्री कोविड वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। आई थिंक टेक महिंद्रा, शायद विप्रो भी उस मामले में यहाँ पर एटलीस्ट एक वैल्यूएशन कंफर्ट है शायद, तो इस वजह से गौरांग कोई व्यू इस पर टेक महिंद्रा पर? अनुज, तीसरी तिमाही के नतीजों से पहले मेरे ख्याल से इस क्षेत्र के ऊपर बहुत सारे लोग अंडरवेट थे और दूर रहने की राय देते थे, लेकिन हमने हमारा भरोसा मुकम्मल रखा था। पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में, चौथी तिमाही में, तीसरी तिमाही में और चौथी तिमाही में मुझे लग रहा है अनुज के यहाँ से आपको पूरे IT क्षेत्र का जो आंकड़े होंगे वो धीरे धीरे करके सुधरते हुए नजर आएंगे। एक तो आपने 25% से ज्यादा गिरावट देख ली थी IT इंडेक्स में, उससे ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक IT क्षेत्र से जुड़े हुए शेयर में देख ली थी। वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव हो गया था मुझे, तब भी हम निवेश की राय दे रहे थे टेक महिंद्रा में, आज भी दे रहे हैं। और टेक महिंद्रा के साथ साथ अनुज LTI, माइंडट्री पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज, साइंस लिमिटेड, HCL टेक, इन्फोसिस एंड TCS, ये कुछ और विकल्प है। और हमें लग रहा है कि आने वाला जो वित्तीय वर्ष होगा वो IT क्षेत्र के लिए और भी ज्यादा अच्छा और उज्जवल हो सकता है। निफ्टी IT, टेक महिंद्रा, TCS सारे के सारे डे हाई पर, और क्या खूबसूरत कैंडल है। अब ये डे हाई पर निफ्टी IT 264 अंकों पर, और ये जो करीब 7-8 पॉइंट का अगर आप देखें और एडवांटेज निफ्टी को मिला टुवर्ड्स 938, दैट्स ओनली IT और IT। अब हम जा रहे हैं 10 फरवरी वाली कैंडल की बॉडी में एंटर कर चुके हैं।
बहुत शानदार मूव यहाँ पे आईटी में। चलिए थोड़ा सा रिजल्ट रिएक्शन लेते हैं। और आज HEG के नंबर्स भी आए, इनफैक्ट बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री मनीष गुलाटी जुड़ भी चुके हैं। नंबर्स आपको दिखाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। नेट प्रॉफिट यहाँ पे अगर आप देखें करीब 8% गिर के 107 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू करीब 11.25% डाउन था इस बार, करीब 530 करोड़ रुपए। और मार्जिन्स लगभग यहाँ पर 24.9% की ट्रेजेक्टरी में 26.1 के तुलना में। मिस्टर गुलाटी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है सर। एग्जैक्टली नंबर्स पे एक जो मेटल्स साइकिल में जो स्लो डाउन है ग्लोबली, उसका एक प्रभाव दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम्स थोड़े थिन पड़े हैं इस बार, और एग्जैक्टली डिमांड एनवायरनमेंट है कैसा, पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा। और जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की डिमांड है वो आपको Q4 में जाते जाते सर कैसी नजर आ रही है अब? जी नमस्कार। देखिए, जब ये साल जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था तो पहले क्वार्टर में हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और 90s में था, मतलब सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट क्वार्टर में हम अर्ली 70s में आए। अब इस Q3 में हम अर्ली 60s के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमने किया। Q4 में बेहतर होने की उम्मीद है। एंड ऑफ कोर्स ये जो ग्लोबल इवेंट है जो चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से जो बिजली के दाम बढ़े, एनर्जी के दाम बढ़े, उसकी वजह से ये ड्रैग है। बट इसमें पॉजिटिव बात हमारे लिए ये है कि जो डीकार्बनाइजेशन की बात चल रही है वो इट इज हैपनिंग सूनर देन एक्सपेक्टेड। जो नई इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस अमेरिका में अनाउंस हुई हैं 20 मिलियन टन की, उसमें 7 मिलियन टन ऑलरेडी ऑन स्ट्रीम आ गया है और अगले 2 साल में बैलेंस 13 मिलियन टन उसमें आएगा। यूरोप में भी जो ब्लास्ट फर्नेस का कन्वर्जन चल रहा है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में, उसमें भी हमारी डिमांड बढ़ेगी आने वाले सालों में। मैं पहले भी आपके चैनल पे आया हूँ और कई बार हमने ये बात बोली है कि हम इसमें एडिशनल डिमांड 60-70-80 हजार टन की देखते हैं बिकॉज ऑफ न्यू इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस और कन्वर्जन में भी। और एक सबसे बड़े इंडस्ट्री प्लेयर ने भी अभी कुछ दिन पहले बताया कि भाई उनका एस्टिमेट जो है वो 2 लाख टन बोलते हैं कि डिमांड बढ़ेगी 2030 तक। अब ये जो क्वार्टर वाइज जो आप फिनोमेना देख रहे हैं कि वॉल्यूम कम है, ऑब्वियसली 2021 के कंपैरिजन में 2022 का जो स्टील प्रोडक्शन है वो करीब उसमें 7% की गिरावट है। तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उसमें असर करती है। बट हम फिर भी ऐसे माहौल में भी अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं रीजनेबली वेल। वॉल्यूम मैं बोल ही रहा हूँ कि जब अगले क्वार्टर में जैन टू मार्च क्वार्टर में करीब मुझे लगता है कि 70% होंगे, जो इस बार ये 60% के आसपास थे। तो और आगे आने वाले समय में चूंकि जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है और जो डीकार्बनाइजेशन में पूरी दुनिया में सीरियस एफर्ट हो रहे हैं, तो हम अपनी इंडस्ट्री को लेके, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इंडस्ट्री को लेके बहुत अपबीट हैं कि दैट इज द वे टू गो, दैट इज द रूट टू गो। बस ये ग्लोबल इवेंट्स के ठीक होने की और बाकी सब इकोनॉमी को ट्रैक पे वापस आने की देर है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के प्राइसेस यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड किस रेंज में रहते हुए दिखाई देंगे, अगर उसका एक अंदाजा हमें दे सके। और आपका लार्जली जो नीडल कोक के प्राइसेस है जो एक की रॉ मटेरियल है, उससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? देखिए, थोड़ा इलेक्ट्रोड के प्राइस में अब थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, लेकिन साथ में साथ अच्छी बात यह है कि नीडल कोक प्राइस भी थोड़े से मार्जिनली रहे हैं। जैसे मार्जिनली हमें प्राइस में दिख रहा है कि प्रेशर है क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सबके लो है, तो एवरी कंपनी इज ट्राइंग टू सेल दैट एक्स्ट्रा टन। बट सेम थिंग वी आर एक्सपीरियंसिंग फ्रॉम द नीडल कोक साइड कि जो इस साल में अब नीडल कोक में हम देख रहे हैं कि टुवर्ड्स एंड आते आते उन्होंने स्लाइट एक प्राइस एडजस्टमेंट नीडल कोक में भी हो रहा है। तो हम जो स्प्रेड की बात करते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रोड का दाम है माइनस जो रॉ मटेरियल का दाम है, वो फिर भी थोड़ा ठीक है अभी। मैं सर आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी। आपने कहा था कि प्रोडक्शन बहुत अच्छे से चल रहा है, अच्छा खासा स्विंग देखने को मिल रहा है उधर, लेकिन रेवेन्यू में थोड़ी सी नरमी तभी भी देखने को मिली है। अब कुछ इन्वेंट्री है हाथ में जो आप ऑफलोड करेंगे इन द कमिंग क्वार्टर, क्या उसका कुछ इम्पैक्ट है या फिर कोई और कारण है? देखिए, आने वाले समय में जैसे कि मैंने बोला कि हम बहुत पॉजिटिवली देखते हैं अपने काम को, अपनी इंडस्ट्री को। तो हमारी इंडस्ट्री में यूजुअली हर कंपनी, हर प्लांट के पास 1 महीने की वर्किंग इन्वेंट्री होती है। तो वो 1 महीने से बढ़ के करीब 2 महीने के आसपास है, लेकिन वो कोई मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। रैदर उसमें हमें लगता है कि जब ये मार्केट इंप्रूव होगी, एटलीस्ट हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी, वी विल हैव सम रेडी मटेरियल टू सेल।
ओके मिस्टर गुलाटी, जैसे कि आपने कहा कि हमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अप्रॉक्सीमेटली 60% की रेंज में है, और उसको देखते हुए मेरे ख्याल से एक निर्णय आपने पहले लिया था टू डेफर योर एक्सपेंशन प्लान्स। अभी स्थिति क्या है? वो एक्सपेंशन प्लान डेफर करके कहाँ तक गए, और क्या वो अब वो शायद जो अप्रैल 2023 की ट्रेजेक्टरी बताई थी आपने, गाइड की थी, क्या उस समय होगा, या फिर जिस प्रकार की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफ़ी कम है आप उसको भी डेफर कर सकते हैं? देखिए, जो जब हमने एक्सपेंशन प्लान स्टार्ट किया था उसी समय ये कोविड वगैरह आया था, उसकी वजह से जरूर हमने उसको कुछ समय के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रोका था, बट उसके बाद सिंस 2021 अर्ली 2021 वी हैव बीन गोइंग ऑन फुल स्विंग विद कंस्ट्रक्शन, एंड जो भी हमारी 5 प्रोसेसेस हैं उसमें 3 शॉप्स तो ऑलरेडी अंडर प्रोडक्शन है, चौथी जो है वो इस महीने के एंड में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें जो 3 महीने की जो डिले मेन हुई है अगेंस्ट आवर अर्लियर फोरकास्ट कि हम इसे दिसंबर 2022 में कंप्लीट कर सकेंगे, उसे अब हम अप्रैल में कंप्लीट करेंगे। और जिसका मेन वजह ये रही कि कुछ आइटम्स जो यूरोप से इंपोर्ट हो रही थी वो यूरोपियंस की तरफ से उसमें जो डिले हुआ कुछ आइटम्स है, बट नाउ दे हैव ऑल अराइव्ड, एंड हमारा एक्सपेंशन फुल स्विंग पे चल रहा है, एंड अप्रैल में हमारा पूरा इंटेंशन है इसको कंप्लीट कर लेने का। ओके मिस्टर गुलाटी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी पक्षों पे लेके, आई मीन डिमांड को लेके, वॉल्यूम्स को लेके, प्राइसिंग को लेके और एक्सपेंशन फ्रंट पे अगर अपनी टिप्पणियां की सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर। थैंक यू। ये थे, अगर आप देखें HEG के नंबर्स, वहाँ पे मैनेजमेंट। और अब एक बार जरा एक स्टॉक लेके आइए, लेट्स ब्रिंग हीरो मोटोकॉर्प। सडनली इसमें क्या हुआ आपकी स्क्रीन पे 2570 पे डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में, और कार्यक्रम हमारा शुरू हुआ था लगभग 2 बजे के आसपास, 2545 से लेके 2570 एक स्ट्रॉन्ग स्विंग आया स्टॉक में। एक बार मानस एक टेक देंगे अपना हीरो मोटोकॉर्प पे? देखिए, हीरो मोटोकॉर्प की जहां तक बात है, यहाँ पर अभी भी ट्रेंड नेगेटिव लगता है वीरेंद्र जी। हालांकि हमने लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखा है, लेकिन फिर भी मेरा समझना है कि जब तक 26-25 के ऊपर स्टॉक ना निकले तब तक यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। 625 तो अभी तो लेवल्स काफी दूर लग रहा है, देखते हैं उन लेवल्स के पार आएगा तो तब रिविजिट करेंगे। फिलहाल 25 और 67 के लेवल्स देखने को मिले हैं। कई ऐसे स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा आज बहुत ही एक सरप्राइज मूव नजर आया है, और ऐसा ही सरप्राइज मूव दरअसल तेजस नेटवर्क में है तो ये कैश मार्केट वाला ट्रेड। याद रखिएगा टाटा कम्युनिकेशंस का एक साइजेबल हिस्सा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। 12% चल चुका है शेयर, और एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम के 12 टाइम्स दरअसल आज वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक में तेजी आई है। इस पर गवा साहब कोई व्यू है करंट लेवल से, क्या कुछ और अपॉर्चुनिटी दिख रही है? तेजस नेटवर्क में यस, मुझे लगता है खरीदने का मौका सही है। थोड़ा महंगा है, ऊपर चला गया, 598 पर ट्रेड कर रहा है, 540 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसका वक्त दीजिए तो 650 से 700 ये जोन है, वहां तक जा सकता है। प्योरली फ्रॉम एन विजुअल इम्पैक्ट से पता लगता है कि वहां पर जा सकता है। यस, अप मूव ऑन है, अच्छी जगह खरीदने, अप मूव ऑन है जी, क्वांटिटी कम करनी चाहिए। तो एक्चुअली तेजस नेटवर्क में हुआ ये है कि जब से दरअसल यहाँ पर नंबर्स भी वैसे खराब नहीं आ रहे, अच्छा ही बिजनेस इनका चल रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में स्टॉक में इतना कुछ खासा एक्शन नहीं देखने को मिलता जैसे पहले हुआ करता था। तो ये चलता है, फिर थम जाता है, फिर इसकी चाल थोड़ी सी बेहतर होती है, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेता है, और पिछले 3 महीने वही आपको दिखाई दिया है। अच्छी तेजी आई, फिर एक ब्रेकडाउन आया, फिर रिकवर किया, फिर ब्रेकडाउन आया। अब देखते हैं ये मूव स्टॉक को किस तरफ ले जाता है। तो ये बात हुई तेजस की। अच्छा, वीरू ने आपको दिखाया था हीरो मोटो का शेयर, आपकी स्क्रीन पर आयशर लेके आते हैं 4% ऊपर, और इसके ठीक साथ देखिएगा टीवीएस मोटर भी। कल भी इन दोनों स्टॉक्स की एक ब्रेथ में बात हुई थी, हालांकि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन है नहीं। आयशर ऑफ कोर्स नंबर्स पर और जो ब्रोकरेज कह रही है, जेफरीज 4250 का टारगेट दे रहा है, सिटी 4400 का टारगेट दे रहा है, उस पर भागा। टीवीएस में फिर से वो खबर आ रही है कि शायद ईवी स्पेस में जो इनकी कंपनी है वहां पर अडिया, कार्लाइल एक्सेट्रा ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब गौरांग, टीवीएस की कहानी नई नहीं है, अभी फिर से सामने आई है तो उसमें इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। करंट लेवल्स पर पहले की तेजी के मद्देनजर और बीच में जो फिर ये थोड़ा करेक्ट होकर स्टॉक करंट लेवल्स पर आया है, क्या आप दोबारा ट्रेड लेने के पक्ष में हैं इन द होप कि ये डील होगी?
अगर डील नहीं भी होती है हर्षदा, तो भी अगर आप जो भी टू व्हीलर सेगमेंट का कारोबार है, और खास करके मिड और हाई एंड सेगमेंट में जो महीने दर महीने जो बिक्री हो रही है हाई एंड मोटरसाइकिल्स की, या फिर प्रीमियम सेगमेंट में, वो बहुत ही बेहतरीन है। हमने अभी एक उदाहरण हमने देखा आइशर मोटर्स के, जब आंकड़े आए थे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से रॉयल एनफील्ड लारी मोटरसाइकिल्स ने कंट्रीब्यूशन दिया है। थोड़ा महंगा है टीवीएस मोटर का स्टॉक, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो डेफिनेटली हमें लग रहा है कि एक बेहतर विकल्प है निवेश करने के लिए। सर्वप्रथम अगर आप मुझे पूछे हर्षदा, तो बजाज ऑटो सबसे पहले प्राथमिकता होगी, उसके बाद टीवीएस मोटर्स और फिर हीरो मोटोकॉर्प। देखिए मार्केट अब निफ्टी है डेज हाई, और एक बार निफ्टी का चार्ट लेकर आइए इंट्राडे, और 17,950 के ऊपर 17,953.2, 17,959 था डे हाई, तो ऑलमोस्ट देयर। और 2-3 स्टॉक्स लेकर आते हैं जिन्होंने काफ़ी मदद की है। सबसे पहले लेकर आइए आईटीसी का इंट्राडे चार्ट डे हाई पर। याद रखिएगा सुबह एक्स डिविडेंड गया था ये स्टॉक, और ये रेड जो है ये इसी कारण से है, वरना आप टेक्निकली स्टॉक अब ग्रीन में है, और ये स्टॉक अब इस समय डे हाई अप्रोच कर रहा है। उसके अलावा टेक महिंद्रा की हमने बात की थी, टेक महिंद्रा ने उस लेवल से और 10-12 रुपये जोड़े हैं। उसके बाद टाटा स्टील में ज़बरदस्त मूव इस समय पिछले 1 घंटे में हर्षदा, और उसके अलावा पूरा का पूरा आईटी सेक्टर, इनफैक्ट आईटी इंडेक्स एक बार वापस लेकर आई है, और आईटी इंडेक्स ने क्या ज़बरदस्त चाल पकड़ी है अब। ये देखिए निफ्टी आईटी, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है, मैं वापस एक्सचेंज को बोलूँगा कि अब उनको एक बार दोबारा कोशिश करनी चाहिए निफ्टी आईटी को वापस वो एफएनओ में ट्राई करने के लिए। पहले था ये, उसके बाद इसमें वॉल्यूम नहीं हुए तो वो फिर दरकिनार कर दिया। उसके बाद क्या वॉल्यूम पिकअप देखने को मिला? और नहीं मतलब क्योंकि असल में अब इशू क्या है कि फिन निफ्टी उन्होंने ट्राई किया था, और फिन निफ्टी सिर्फ ट्यूसडे को एक्टिव रहता है, क्योंकि लेकिन ऑलरेडी निफ्टी बैंक है, तो फिन निफ्टी से अच्छा मुझे लग रहा है कि एक बड़ा इंडेक्स, क्योंकि पेयर ट्रेड जो है मार्केट में वो प्ले होता है बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी आईटी। तो जो लोग पेयर ट्रेडर्स है ना, उनके लिए एक टाइम पे बहुत अच्छी ट्रेड हुआ करती थी, और जिसने इस पूरी मैक्रो ट्रेड को अच्छे से पकड़ लिया पिछले 3 महीने में, उसने ज़बरदस्त पैसा बनाया होगा। लेकिन अब वो एफएनओ में नहीं है, तो आपको टेक करने के लिए उसको पूरी बास्केट बनानी पड़ती है। तो जैसे बैंक निफ्टी में आपको ना सीधा आप इंडेक्स कर सकते हैं, निफ्टी आईटी आप कर नहीं सकते एफएनओ में, आपको बास्केट बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो एफएनओ में अवेलेबल नहीं है। पहले हुआ करता था एफएनओ में अवेलेबल, अब नहीं है उसके वॉल्यूम्स गिरने के बाद, लेकिन उसको शायद थोड़ा सा रिवाइव करने की ज़रूरत है। लेकिन एक काम करते हैं, 1-2 और स्टॉक्स देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट में इस समय अच्छा मोमेंटम हायर साइड पर, और लग रहा है क्या कि इस बार निफ्टी जाएगा उस 18,000 के करीब। टीसीएस देख लीजिए एक बार, टीसीएस में भी अच्छा मूव है इस समय, और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये 3-4 स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय एक अच्छा मूव दिखाई देगा आपका। गौरांग, आईटीसी पर क्या व्यू है आपका? ऑन अ लाइटर नोट अनुज, जब ये 200-220 के आसपास फंसा हुआ था, तो हम आशीष वर्मा जी से साथ एक शो कर रहे थे हमारे चैनल सीएनबीसी आवाज पर, और उस स्पेशल शो में विकल्प देना था निवेश के लिए, तो हमने आईटीसी का जिक्र किया था। 365, 345 और 365 के बीच में लक्ष्य रखे थे हमने, और तभी हमने एक गाना भी गाया था, वो हंसनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों को पंख लगाकर। और मुझे अब भी लग रहा है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। 445 के आसपास का फिलहाल लक्ष्य निर्धारित किया है हमने आईटीसी पर। व्यू है आईटीसी पर। राहुल शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, जाने से पहले अनुज मेंशन कर रहे थे वो मेटल कंपनियां, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, सब में जो तेजी देखने को मिल रही है, किसी में इस समय आप कुछ फटाफट ट्रेड लेने के पक्ष में हैं? जी हाँ, देखिए मेटल इंडेक्स ने एक तरह से अपना करेक्शन पूरा किया, और यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन बिल्ड होते हुए दिख रही है। मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड इनमें से टाटा स्टील में सबसे बेहतरीन है, बिकॉज 110 के आसपास जो स्टॉक ने बेस बनाया, मेरे हिसाब से खाली 2 रुपए की रिस्क, यानी कि 108 का स्टॉप लॉस लगाकर एक बाउंस बैक ट्रेड यहाँ पर लिया जा सकता है। हमने 7 फरवरी को एक गैप यहाँ पर स्टॉक में देखा है जो 117 के आसपास फिल होता है। मेरे हिसाब से 117 तक की जगह यहाँ पर टाटा स्टील में बननी चाहिए, तो एक ट्रेडिंग बाउंस बैक हमें लगता है कि यहाँ पर आना चाहिए। ओवरसोल्ड है स्टॉक काफी, और रिस्क जो है यहाँ पर काफी लिमिटेड दिखाई देता है नीचे, तो 108 का स्टॉप लॉस लगाइए, और मेटल्स में हमें लगता है कि यहाँ पर एक बाउंस बैक इन लेवल से बनना चाहिए। ओके राहुल जी, चलिए शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा, आशीष बोल रहे हैं उनको गा के सुनाना है ये वाला गाना, क्योंकि बात हो रही थी उनकी और वो गौरांग जी की, तो आशीष जी आ जाइए, गा के सुना दीजिए वो जो डिस्कशन हुई थी।
उन्होंने लिखा ग्रुप में इसके लिए। हाँ नहीं वो मैंने देखा, मुझे लग रहा है ये गौरांग से एक्सपेक्ट करे कि गा के सुनाए। नहीं वो पर मुझे लगता है आशीष से ही मैंने थोड़ा ट्विस्ट ऐड कर दिया एक्चुअली। आशीष मोर देन वेलकम, प्लीज आइए, आपके लिए यहाँ पे जगह बन गई है। करेक्ट वीरू? जी हाँ, जब स्टूडियो में आए तो बता दें। आ गए क्या आशीष स्टूडियो में? नहीं आज फिलहाल तो यतिन स्टूडियो में है, उनके पास भी विकल्प है अगर वो गाना गाना साथ जाते हैं। नहीं अनुज ने नहीं हर्षता पता है, अनुज ने ट्विस्ट अच्छा जोड़ा एकदम से। मेरे ख्याल से न्यूज़र में बैठ के आप देखिए आशीष भी बहुत चक्का हो गया है ना। मीनवाइल निफ्टी एट डे हाई, निफ्टी एट डे हाई 17,963, और वो कॉम्बिनेशन जो था ना रिलायंस और निफ्टी आईटी का काम कर गया। अब निफ्टी आईटी जब हमने ओपनिंग करी थी लगभग था जनाब 30,736, अब 934 पे, यानी मोटा मोटी 200 पॉइंट का स्विंग और आया। गजब। अब हमने क्या कर लिया है इस वक्त जो अब तक हमने कल नहीं किया था, हमने वो जो एक सेकेंड निफ्टी का लास्ट ड्यू एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है 954 पे, अभी हम उसके ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं। लेट्स वेट फॉर द क्लोज, बट हाँ ट्रेवल कर रहे हैं। मानस मैं आपको दो चॉइस देता हूँ, जरा एक बार HCL टेक्नोलॉजीज को रीड कीजिएगा, मैं पिछले 10 मिनट से रीड कर रहा हूँ, एंड बिरला सॉफ्ट। सडनली इन दोनों स्टॉक्स के ऑप्शंस की एक्टिविटी काफ़ी बढ़ी है, काफ़ी बड़ी है। अभी इन दोनों में से कोई ट्रेड पिक करना चाहेंगे आप क्या? और उन्हीं में से मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसल रहा है। आई थिंक यहाँ पर एक ट्रेड लेना चाहिए और ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को लेना आई थिंक ज्यादा बेहतर रहेगा। तो HCL टेक का ऑप्शन लेंगे 1140 वाला, उसके प्राइस चल रहे हैं 9 रुपए के आसपास, तो वहां पर खरीदारी करिए, 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन ऊपर की तरफ 20 से 25 रुपए तक के भाव इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, यतिन स्टूडियो में जुड़ गए हैं और बात करते हैं क्या चल रहा है। और आज फोकस है पैकेजिंग फिल्म इंडस्ट्रीज से जुड़े स्टॉक्स पर। काफ़ी दबाव है इन शेयरों पर। यतिन गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। और देखिए जहाँ तक कि पैकेजिंग फिल्म इंडस्ट्री का सवाल है, हमने ये देखा है कि कंपनीज ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए थे लास्ट ईयर, और अब देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी सारे रिवर्सल्स होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। काफ़ी सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑब्वियसली हैं जिसके कारण ये जो सिक्लिकल इंडस्ट्री है ये सफ़र कर रही है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो BOPP और BOPET यानी जो प्लास्टिक फिल्म इंडस्ट्रीज़ को लेके जो भी रॉ मटेरियल्स रखते हैं, इनमें काफ़ी वॉलेटिलिटी आ चुकी है, सबसे पहली बात। दूसरा कि बहुत सारी कंपनीज ने, क्योंकि डिमांड बहुत अच्छी थी यूरोप और US चाइना से, तो कैपेसिटीज़ लगा ली थी। और इंडियन कंपनीज जो हैं पैकेजिंग इंडस्ट्री में बहुत एग्रेसिव हैं, जैसे कि यूफ्लेक्स है, पॉलीप्लेक्स है, कॉस्मो फिल्म्स है और एस्टर इंडस्ट्रीज़ है। तो कहीं ना कहीं ओवर कैपेसिटी की वजह से भी सप्लाई सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो गई, जिसके कारण दामों में बहुत भारी गिरावट आपको दिख रही है पिछले 2 क्वार्टर्स से। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्रूड डेरिवेटिव्स और क्रूड के जो रॉ मटेरियल है यहाँ भी हमने काफ़ी इजाफा देखा है। तो कहीं ना कहीं ये डबल वैमी हो गई है पूरे के पूरे सेक्टर को, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है और कॉस्ट भी आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और शायद इसीलिए अगर हम देखें थर्ड क्वार्टर का परफॉर्मेंस, यूफ्लेक्स ने 85 करोड़ का लॉस अनाउंस किया, एबिटा मार्जिन जो है 17.5% से गिर के 7% रह गए। एस्टर इंडस्ट्री की बात करें तो ये मास्टर बैचेस भी बनाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इनके ओवरऑल बिजनेस की, तो यहाँ भी इन्होंने लगभग 8 करोड़ का लॉस इस क्वार्टर में दिखाया है। एबिटा लेवल पे भी इनका लॉस था। और कॉस्मो फिल्म की बात करें तो यहाँ भी अगर हम देखें तो एबिटा मार्जिन आधे से भी कम हो गए और प्रॉफिट में लगभग 56% का आपको फॉल आता हुआ दिखाई पड़ा। तो इन जनरल जितनी भी जो ये फिल्म कंपनीज हैं, बोपेट कंपनीज हैं, यहाँ आपको सिक्लिकल प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑब्वियसली अगर हम पॉलीप्लेक्स की बात करें तो शायद ये स्टॉक एक स्पेशल सिचुएशन में है, क्योंकि रिपोर्ट से सजेस्ट करती है कि प्रमोटर्स को यहाँ अपना हिस्सा बेचना है, अपनी कंपनी से कंप्लीटली एग्जिट करना है। तो शायद वो स्टॉक छोड़ के बाकी के ज़्यादा स्टॉक्स में आपको बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो क्लियरली स्टॉक्स में प्रेशर और वो नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ साफ दिखाई दिया। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। और एक तरफा मुनाफा वसूली के ग्रुप में दरअसल ये सारे काउंटर्स इस समय कर रहे हैं ट्रेड। चलिए मार्केट पर एक बार फिर विजिट कर लेते हैं, जहां पर 17,963 तक का लेवल अभी अभी स्क्रीन पर आया था। 19 ट्रेड्स के आसपास ही इस समय कारोबार है, लेकिन निफ्टी बैंक में आप देखेंगे 120 अंकों तक का दबाव कायम। तो निफ्टी जितना उछला है और जितना मिड कैप्स में दरअसल जोश आया है, उतना निफ्टी बैंक में नहीं देखने को मिला। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली जो पॉइंट आपने रेज किया ना, क्योंकि नॉर्मली
ऑन डेज लाइक टुडे जिसमें क्रूड गिरता है उसमें जो एल्गो ट्रेड प्ले होती है वो एक्चुअली, और रूपी आज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी हुआ, मतलब स्टेबल ही रहा है, उसमें नॉर्मली बैंक्स जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ते हैं और आईटी स्टॉक्स गिरते हैं नॉर्मली, लेकिन आज उल्टा हुआ है उसका। मुझे लग रहा है कि वो एक आईटी की इनहेरेंट स्ट्रेंथ बता रहा है हर्षिता। और पिछले 2-3 दिन से जो नैस्डैक का चार्ट है और निफ्टी आईटी ने जिस तरीके से उसको प्रीएम्प्ट किया है और लगातार हमने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रीच किया, 20 डे नहीं किया, 20 डे से बाउंस किया, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एक फैक्टर था। और इसकी तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, पिछले 2 महीने से हम एक चैनल पर लोगों को की राय भी दे रहे हैं कि आप निफ्टी आईटी कंपनियों का एक या तो एक बास्केट बनाइए या उसका एक ETF ले लीजिए, और वो मुझे लग रहा है कि आपको एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस करके देगा। और ये देखिए क्या ज़बरदस्त मूव, मेरे ख्याल से अब हम निफ्टी आईटी में एक ऑलमोस्ट 50% के करीब रिट्रेसमेंट कर चुके हैं, जो पूरी की पूरी फॉल थी उसका 52 वीक हाई 52 वीक लो के आई थिंक मिड पॉइंट को हम क्रॉस कर चुके हैं। वो काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल है निफ्टी आईटी के लिए। जिस तरीके से आज ये मूव आया 26,000 52 वीक लो था, 36,000 के करीब 52 वीक हाई था, तो मिड वे पॉइंट करीब 31,000 समथिंग पर बनता है, हम ऑलमोस्ट हैं वहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जो एक डबल टॉप बना था उसको बार बार नेगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, नैस्डैक में भी निफ्टी आईटी में भी। तो इंटरेस्टिंग होगा यहाँ से, ये बेयर मार्केट रैली है, फ्रेश बुल मार्केट, आई थिंक टाइम बताएगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग रैली है ये। जी हाँ, बहुत तगड़ी चाल दरअसल निफ्टी आईटी में इस समय आती हुई। चलिए इसी मोड पर फिर 4 का चौका की भी शुरुआत कर लेते हैं। पहला ट्रेड सस्ता ऑप्शन मानस दे रहे हैं। फिर वही स्टॉक रहेगा जो मॉर्निंग में मैंने मेंशन किया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि यहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और देखिए कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखने को मिल रही है, कंसोलिडेशन है, एक फ्लैग पैटर्न आर्ली चार्ट पे बन रहा है, और मेरा समझना है कि इस बार की तरफ हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और कम से कम 60-70 रुपए का आपको रिलायंस में देखने को मिल सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का 2440 का कॉल ऑप्शन लेंगे, 22 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से 40 रुपए के टारगेट के लिए। ओके ठीक है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर प्ले होगा आपकी स्क्रीन पर। ये जो चैनल आप देख रहे हैं रिलायंस इसे ओन करता है, तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइस ज़रूर लें, लेकिन माइनस की कॉल इस समय आपकी स्क्रीन पर 2440 की कॉल लीजिए, 22 रुपये के रेट पर 14 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए FNO सुपरस्टार के लिए चलते हैं गावा सर के पास। गावा सर बताइए। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त FNO के लिए वो है PVR। PVR का चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, थोड़ा कंसोलिडेशन था, उसके बाद कल और आज में एक अपू अच्छा दिखाई दे रहा है। ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स 1723-24 के आसपास, स्टॉप लगाना चाहिए 1715 का, बस पॉसिबल है कि 1730 देखने को मिल सकते हैं PVR। यस PVR। प्रकाश सर यहाँ सुनाई दे रहा है TGIF। ओके, PVR आपकी कॉल है, आपकी स्क्रीन पर आप देखें इस वक्त 1723 पे ट्रेड करता हुआ। ओके, राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड क्या होगा चार्ट का चमत्कार? तो वीरेंद्र जी देखिए, अगर हमें इस मार्केट में प्ले करना है तो थोड़ा स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे, तो कमिंस इंडिया ये मेरा बाय रहेगा। कमिंस में जबरदस्त स्ट्रेंथ है और मुझे लगता है यहाँ पे और एक लेग बाकी है, एक शॉर्ट कवरिंग बाकी है, तो 1600 के ऊपर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मिलनी चाहिए। फ्यूचर की बात करें तो 1608 पे ये ट्रेड हो रहा है, 1590 का स्टॉप लॉस होगा, 1640 1650 तक की जगह यानी टारगेट कमिंस इंडिया में मुझे लगता है अनफोल्ड हो रहा है, तो इट्स अ बाय कमिंस इंडिया। चलिए अब मिड कैप फंडा के लिए चलते हैं गौरांग के पास। गौरांग। अनुज, आईटी जिक्र काफी हो रहा है, तो हमने भी सोचा कि आईटी क्षेत्र से ऐसा एक स्टॉक पसंद करते हैं जो अपने सर्वोच्चम स्तर से महज 30 या 40 रुपया दूर है। मैं बात कर रहा हूँ KPIT टेक्नोलॉजीज की। अनुज, काफी लंबे समय से इस पर कवरेज हमारी, और जो भी आंकड़े हमने देखे अब तक और जो भी कंपनियों की तरफ से टिप्पणियां आई है, हमें लग रहा है कि एक नई टेरिटरी में जाने के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक। तो अगर आपके पास समय सीमा की पाबंदी नहीं तो KPIT टेक एक बेहतर विकल्प हो सकता है। KPIT टेक्नोलॉजीज ये एक फिलहाल ट्रेड जो गौरांग ने आपके लिए पिक किया। इनफैक्ट गौरांग ने एक बहुत लंबी लिस्ट निकाल दी थी मिड कैप IT कंपनियों की पहले भी, उसमें से एक KPIT का भी नाम जोड़ लीजिए। चलिए 4 का चौका का रिकैप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जहां पर शुरुआत रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ही हुई है। सस्ता ऑप्शन दिया है मानस ने, 2440 का कॉल लेकर चले, 2324 के आसपास है, टारगेट 40 का रहेगा, स्टॉप लॉस 14 पर जरूर लगाए। कावा साहब ने FNO सुपरस्टार पिक किया है PVR 1730 के टारगेट के लिए मौका यहां पर देखने को मिल रहा है। ये चार्ट का चमत्कार आपकी स्क्रीन पर आ गया। जो कमेंस पर एक ट्रेड है 1640 और 1650, ये है चार्ट का चमत्कार। और अब PVR आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, 1730 का टारगेट, 1715 का स्टॉप लॉस, स्टॉक 1.5% ऊपर है। और अभी आपने सुना कमेंस में एक ट्रेड तेजी का जो गौरांग ने दिया है।
अच्छा, इस बीच वोडाफोन आइडिया पर एक बयान आ रहा है कि 5G के लिए नेटवर्क वेंडर्स से बातचीत जारी है। नंबर्स आए थे, उसके बाद ये भी टिप्पणी हुई कि कैसे कंपनी शायद कुछ फंड रेज करने की फिराक में है, लेकिन स्टॉक है जो वहीं का वहीं है, 7-7.5 रुपए के आसपास। लेकिन अब 5G में उतरने की दरअसल तैयारी, सरकार के साथ इक्विटी का मामला सुलझा लिया, ये तो नोन है। कुछ और ट्रेड्स की बात करेंगे एंड हम इनफैक्ट रिजल्ट सीजन के एंड पर आ चुके हैं थर्ड क्वार्टर के लिए, लेकिन एक कंपनी अभी भी बाकी है, वो है नेस्ले। अब आज गौर करें तो नेस्ले ऊपर और बाकी सभी FMCG कंपनियों में मुनाफा वसूली। ये क्वार्टर नेस्ले के लिए कैसा रहेगा, इसका अपडेट अब पहले सुमित से ले लेते हैं और फिर स्टॉक की भी बातचीत हो जाएगी। सुमित, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? देखिए, पहली चीज़ तो नेस्ले के चौथी तिमाही के नतीजे पोस्ट होने वाले हैं और अब तक जो ट्रेंड इस पूरी तिमाही में रहा है वो ये कि जिनके भी हाई प्रीमियम थे, जिनके मल्टीपल्स हायर साइड पर थे, उनको मार्केट ने राइट साइज किया और उनके मल्टीपल को लोअर साइड पे लेकर आया। जुबिलेंट, HUL, डी मार्ट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनके हायर साइड पे मल्टीपल थे, उनको नीचे लाया। तो बाजार में अगर ज़रा सा भी रिजल्ट खराब हुआ तो बाजार शायद उस पर सज़ा दे सकता है, लेकिन नेस्ले के 17% के आसपास के रेवेन्यूज बढ़ने का अनुमान है, 4375 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रहेगा और एबिटा फ्रंट पे 10% की ग्रोथ, मुनाफा 60% इस तिमाही में बढ़ने का अनुमान है। एबिटा 937 करोड़, मार्जिन फ्लैट 21-21.5% के मार्जिन, 22% के सामने मार्जिन आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ग्रॉस मार्जिन का ट्रेंड आप देखेंगे तो ज्यादा क्लियर आपको पिक्चर आएगी, 57, 55, 54, 52, तो एक नेगेटिव या एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी के अंदर ऑलरेडी ग्रॉस मार्जिन कामकाज कर रहे हैं। तो यहाँ से अब ये 51 की तरफ गया तो शायद रिस्क हो सकता है, लेकिन अगर ये 53-54 चला गया तो बाजार शायद खुश भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको इस पर नजर रखनी होगी। 10% का प्राइस हाइक कंपनी ने लिया था, तो मार्जिन कुछ हद तक इंटैक्ट रहने का अनुमान है, बेटर साइड पर आने का अनुमान है। इसके अलावा कंपनी ने ये बात भी कही थी कि नूडल और स्नैक कैटेगरी इनके लिए बेटर कर रही है, स्पेशली रूरल मार्केट्स के अंदर यहाँ से डिमांड पिकअप करते हुए दिखाई पड़ रही है। और YOY बेसिस पे अगर देखेंगे तो एक्सेप्शनल 236 करोड़ रुपए के आसपास का एक्सेप्शनल लॉस था पिछले क्वार्टर में, बेस क्वार्टर में, उसकी वजह से भी नंबर्स को आप ठीक से कंपेरेबल नहीं करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो लेकिन कमेंट्री पार्ट क्रूशियल रहेगी, प्राइस का कितना इंपैक्ट है। और यूजुअली देखा गया है कि एशियन, बर्जर, HUL, इन सब कंपनियों ने अपनी कमेंट्री में बोला था कि पूरी तरह का इनपुट कॉस्ट का जो पास ऑन है वो नहीं हो पाया इस क्वार्टर के अंदर, शायद अगले क्वार्टर में भी जाए। तो अगर वो पूरा क्वार्टर में नहीं आया तो मार्जिन पे इफेक्ट नहीं आएगा, नेक्स्ट में आएगा। तो कमेंट्री क्रूशियल रहेगी मार्जिन साइड पे, डिमांड साइड पे, नए प्रोडक्ट लॉन्च साइड पर और कंपटीशन साइड पर, जिनके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। शुक्रिया सुमित ये जानकारी सामने रखने के लिए। अब निफ्टी ने एक बहुत ही क्रूशियल लेवल क्रॉस किया। वो क्रूशियल लेवल क्या है? 17,972.2। उसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। बजट हाई, बजट डे का हाई था 17,972 और उसे कई लोगों ने एक सैक्रोसैंक्ट माना हुआ था क्योंकि उस दिन का हाई 17,972, लो था 17,353 और क्लोज हुआ था 17,616 पर। तो उस हाई से मार्केट फिसला था और अब इसलिए फिर वो, क्योंकि हम उस ट्रेंड लाइन पर है, वो जो बड़ी वाली रेड कैंडल है उसको अभी तक हमने टेक्निकली नेगेट नहीं किया है, टेक्निकली इवन आज भी। तो अब देखते हैं क्लोज कहाँ पर हो रहा है और फिर क्या ये फेक ब्रेकआउट है, फंसेंगे लोग यहाँ पर, या क्लीन ब्रेकआउट है, ये क्लियर होगा अगले कुछ दिनों में। लेकिन एक काम करते हैं, चंदन में जुड़ गए हमारे साथ, एक उनसे ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद नवीन कुलकर्णी वेट कर रहे हैं हमारा। चंदन, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड्स। बिल्कुल अनुज जी, देखिए निफ्टी में एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने के तैयार है। तो आपने जो कहा था कि बजट का हाई निकल रहा है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बायस और बन रहा है। तो बिल्कुल 17,800 के सपोर्ट से यहाँ पे 18,200 तक के अपसाइड ओपन हो रहे हैं। ट्रेडिंग वाइज यहाँ पे हम कैपिटल गुड्स पे फोकस कर रहे हैं, सिलेक्टिव ऑटो पे फोकस कर रहे हैं। और अभी ट्रेड सेटअप के लिए मैं क्यूमिंस को सेलेक्ट करना चाहूंगा। क्यूमिंस आप देखोगे कि एक बड़ा मूवमेंट 4-5 दिन पहले हुआ था और उसके बाद में 4 दिन का कंसोलिडेशन हो रहा है और उस लगभग 7-8 दिनों से यहाँ पे हायर हाइज हायर लोज के सीक्वेंस बन रहे हैं इवन आफ्टर द कंसोलिडेशन, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेंड अप है और यहाँ पे मोमेंटम बनना चाहिए। तो लगभग 1590 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 1660 तक के लेवल क्यूमिंस में बनने चाहिए। ओके, ठीक है, कमेंट्स में बाय करना है आपको, यहाँ पर एक क्लियरली बाय का अप्रोच। अब एक काम करते हैं, अब हमारे नेक्स्ट गेस्ट बिग मार्केट वॉइसेस में एक्सिस सिक्योरिटीज़ के CIO नवीन कुलकर्णी जुड़ गए। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। फाइनली बजट डे हाई के करीब हम, मार्केट आपको लग रहा है अब थोड़ा स्टेबल हो गया है? वो जो नर्वसनेस आई थी मार्केट में बजट के आसपास और वो जो अदानी ग्रुप का न्यूज़ फ्लो था उसको लेकर, अब क्या मार्केट मूव ऑन कर चुका है?
बजट के दिन जो रिएक्शन था मार्केट का वो एक्चुअली देखा जाए तो काफी स्ट्रेंज था। मार्केट ने काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव बनाया एंड उसके बाद जो करेक्शन आया था, करीब करीब 2% का भी करेक्शन बीच में इंट्राडे आया था, तो वो मोमेंट तो काफी स्ट्रेंज रहा है। अब हालांकि लेकिन विक्स अगर देखेंगे तो विक्स एक्चुअली आज तो इवन 13 के नीचे चले गया, अराउंड 12.5। तो एक्चुअली देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट में उतना लेवल ऑफ नर्वसनेस नहीं है एग्रीगेट लेवल पे, इसलिए मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है। तो आई वुड से कि मार्केट अच्छे तरीके से कंसोलिडेट कर चुका है, इवन एट लोअर लेवल्स एट अराउंड 17,700 ऑड लेवल्स, और यहाँ से मतलब अपमूव होने का अच्छा चांस दिख रहा है मुझे। नवीन जी, फिर लीडरशिप कहाँ पर है? क्योंकि पिछले 2 महीने में सबसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आईटी की रही है पिछले साल की बेयर मार्केट के बाद। आपको लग रहा है कि अब आईटी लीडर रहेगा या फिर लीडरशिप ओवरऑल बैंकों के पास ही रहेगी? जहां तक बैंकों का सवाल है, बैंकों के रिजल्ट्स तो ये क्वार्टर भी काफी स्ट्रांग रहे हैं, राइट, और अगला क्वार्टर भी और के नंबर्स भी स्ट्रांग ही रहेंगे। लेकिन चैलेंज ये है कि नेक्स्ट ईयर Q1 ऑनवर्ड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां पे निम कंप्रेशन आएगा, लेकिन ये सब मैं ये बोलूंगा कि नंबर्स में फैक्टर इन हो चुके हैं अभी। जैसे कि एसबीआई 540 के करीब आ गया है, जबकि उसके नंबर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। आईसीआईसीआई अभी अपने पीक लेवल से करेक्ट हो चुका है, तो बैंकों में अभी क्लियर कट वैल्यू दिख रही है। तो मुझे लगता है कि बैंक्स वापस लीडरशिप पोजीशन अपना बना सकते हैं। आईटी में जो अपमूव आना था, मुझे लग रहा है कि वो लार्ज एक्सटेंट आ चुका है। यहाँ से अपमूव आने के लिए कोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस आईटी का इंप्रूव होते दिखना चाहिए। Q4 रिजल्ट्स बहुत ही क्रूशियल रहेंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर का आउटलुक भी देंगे। जबकि बैंक्स में मुझे लग रहा है कि विजिबिलिटी अर्निंग्स की थोड़ी बेटर है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि बैंक्स वापस अपना लीडरशिप पोजीशन बना सकते हैं। ओके नवीन जी, अभी थोड़ा सा लार्ज कैप पे और आई थिंक जो ज़्यादातर सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं हम उस पर लौटेंगे कुछ देर में, लेकिन CY22 में अगर आप 1-2 थीम्स को देखें जो कि मिड कैप में ज़्यादा परसिस्ट करती हैं, लाइक रेलवे स्टॉक्स, रेलवे PSUs खूब चले, पैसा बना एक स्विंग में, अच्छा पैसा बना। उससे पहले डिफेंस स्टॉक्स जो कि अभी भी हिस्टोरिकली अगर आप देखें हायर लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं, स्पेशली HAL, मजगांव डॉक, अलग अलग थीम थी जिन्होंने पैसा काफ़ी बनाया। अभी इस लेवल पे कोई ऐसी थीम मिड कैप्स में जो कि आपको लग रहा हो कि एक अच्छा स्विंग देने के लिए, अच्छे रिटर्न्स देने के लिए तैयार है फॉर CY23? जहां तक मुझे लगता है कि जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, होटल्स की हम बात करें तो एक्चुअली इनके नंबर ये क्वार्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग आए हैं। सो Q3 के नंबर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग रहे, ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। और दूसरा ये है कि जहां तक हम अपने चैनल चेक्स कर रहे हैं उस हिसाब से देखें तो Q4 के भी नंबर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे। तो जबकि स्टॉक का परफॉर्मेंस नहीं रहा है, कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका साइकिल पीक आउट हो गया है और नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स ग्रोथ डिक्लाइन करेंगे। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो अभी अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी जो चल रही है, ये साइकिल FY24 में भी बरकरार रह सकती है एंड FY24 का जो ग्रोथ है वो FY23 के ऊपर आ सकता है। तो वैल्यूएशंस रीजनेबल हो चुके हैं काफी होटल स्टॉक्स के, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कईयों के ग्रोथ प्लान्स भी काफी डिसेंट लग रहे हैं, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है उस पे अभी भी मुझे लगता है बेट किया जा सकता है, और यहाँ से मतलब CY23 में अच्छे रिटर्न्स बनने की संभावना है। ओके नवीन जी, एक और चीज़ है, अगर आप इस बार के नंबर्स को देखें, मैं आपको शायद कैपिटल गुड्स में सारे नंबर्स देखे हमने, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के नंबर्स देखे, आपने IRB के नंबर देखे होंगे, IRB, NCC, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, बहुत अच्छे स्विंग मिले हैं हमें पिछले 3 महीने में, 4 महीने में इन स्टॉक्स में। कैपिटल गुड्स तो अगर आप देखें सबके कहीं ना कहीं रडार पे हैं। मिड कैप में कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, कैपिटल गुड्स कंपनियां जो आपके रडार पे हों, या फिर इस स्पेस पे आपका व्यू इस वक्त? जहाँ तक कैपिटल गुड्स स्पेस का सवाल है, ये काफी मिक्स बैग स्पेस है। अगर कैपिटल गुड्स में बहुत सारी थीम्स आ जाते हैं, जैसे डिफेंस थीम भी आ जाता है, फिर जो बड़े कैपिटल गुड्स कंपनीज है जैसे सीमेंस ने नंबर्स रिपोर्ट किए हाल ही में, तो वो भी बहुत स्ट्रांग थे। तो ये स्पेस बहुत वाइड है, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे थीम्स है जो हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इंफ्रा देखें तो इंफ्रा भी मतलब गवर्नमेंट
कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग के ऊपर डायरेक्ट है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि इसको एक और तरीके से, जो इंफ्रा थीम है उसको एक और तरीके से हम खेल सकते हैं। वो बहुत ज्यादा सिंपल स्टोरी है और हिस्टोरिकली उसमें अच्छे पैसे भी बने हैं, वो है सीमेंट के थ्रू। अगर हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ काफी स्ट्रांग आई है। रियलाइजेशन अभी तक बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इनपुट कॉस्ट ज्यादा रहे, बट लेकिन आगे जाके इनपुट कॉस्ट कम हो सकते हैं, जो कम हो भी रहे हैं। इसके अलावा जो रियलाइजेशन है वो आगे जाके लैग से आता है, वो थोड़ा इंप्रूव हो सकता है। वैल्यूएशंस रीजनेबल हो चुके हैं, तो इसमें अगर हम लार्ज कैप देखें तो वहां पे भी काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे श्री सीमेंट हो गया या अल्ट्राटेक हो गया। या अगर मैं स्मॉल कैप्स में जाऊंगा, जहाँ पे मतलब मिड कैप्स और स्मॉल कैप, जहाँ पे लेट्स से जेके लक्ष्मी हो गया या जेके सीमेंट हो गया, तो वहां पे भी मतलब वैल्यू क्रिएशन का मतलब अच्छा मौका बन सकता है। तो सीमेंट एज एन ओवरऑल स्पेस मुझे करंट लेवल्स पे इंटरेस्टिंग लगता है, और आई वुड से कि यहाँ से 15 से 20% रिटर्न डिपेंडिंग ऑन लार्ज कैप वर्सेस स्मॉल कैप आप प्ले करेंगे तो अच्छे पैसे बन सकते हैं। नवीन, गुड आफ्टरनून। ऑटो कंपनियों पर मैं आपकी राय चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आज ऑफ कोर्स हमने देखा है एक बहुत तगड़ा मूव आयशर ने दिखाया। टीवीएस मोटर स्टेक सेल की खबरें फिर जोर पकड़ रही हैं, लेकिन हीरो, टाटा मोटर्स सब में अच्छी खासी खरीदारी। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि नए लॉन्चेस को लेकर अच्छा ऑप्टिमिज्म है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिमांड को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंस कंपनी ने जताया अपने अर्निंग्स कॉल में। उस लिहाज से अगर आप इस समय एक व्यू ले रहे हैं ऑटो कंपनियों में, बायस किन स्टॉक्स की तरफ ज़्यादा है? तो जहां तक ऑटो है, ये हमारा काफी फेवरेट ओवरवेट सेक्टर है, क्योंकि इसमें जो चैलेंजेस थे, जो पिछले साल के जो चैलेंजेस थे, वो मैन्युफैक्चरिंग को रिलेटेड चैलेंजेस थे, रिलेटेड टू चिप सप्लाई अवेलेबिलिटी, फिर इनपुट कॉस्ट काफी बढ़ गए थे, राइट। अभी अगर हम देखेंगे तो जो जनवरी टू मार्च के जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, वो इवन फॉर स्टील प्राइसेस मतलब लोअर लेवल पे नेगोशिएट हुए हैं। चिप शॉर्टेज का प्रॉब्लम पूरी तरह से ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा इन अनदर कपल ऑफ मंथ्स, एंड इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स आई थिंक चिप्स का गलट हो जाएगा मार्केट में। तो उस हिसाब से मतलब आई वुड से कि मतलब प्रोडक्शन काफी स्ट्रांग रहेगा इस साल। एंड इसमें मतलब सारे कंपनीज अगर देखें, जो लीडिंग कंपनीज है, अगर हम मारुति की बात करें, हम महिंद्रा की बात करें और टाटा मोटर्स की बात करें, जो पैसेंजर व्हीकल्स में काम कर रहे हैं, सारों के मतलब प्रोडक्शन नंबर्स काफी स्ट्रांग रहेंगे। तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा कि इन तीनों कंपनियों में काफी मतलब अच्छा रिटर्न बन सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा प्रोबेबली स्टैंड्स आउट कंसिडरिंग कि उनका ईवी का भी प्ले है, उनका पैसेंजर व्हीकल के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं और प्योर प्ले इंडस्ट्री है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कैन बी ए स्टैंड आउट प्ले इन 2023। इसके अलावा मारुति में भी मुझे लगता है कि अच्छे पैसे बनेंगे, एंड टाटा मोटर्स प्रोबेबली विद अ लैग डिसेंट रिटर्न्स दे के जा सकता है। नवीन जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और देखिए हर्षदा, क्या ज़बरदस्त मार्केट में मूव अब इस समय, और निफ्टी अब 18,000 क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। इनफैक्ट आज का हाई 17,997.8 मतलब जो अभी का लेवल है टेक्निकली वो। और एक बार जरा वो ऑप्शंस के आंकड़े लेकर आते हैं। मेरे ख्याल से 18,000 पर जो कॉल राइटर्स थे, अब देखना होगा उनका क्या पैटर्न रहेगा। क्या अभी भी वो मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन मैं ब्रेक लेने से पहले वेट कर रहा हूँ कि शायद अगर हम थोड़ी वेट कर लें तो वो 18,000 क्रॉस कर देगा निफ्टी। और बैंक निफ्टी में भी शानदार रिकवरी। पहले तो खैर आईटी ने लीड किया था, लेकिन अब जो लास्ट का मूव आया है उसमें निफ्टी बैंक ने भी अच्छा पार्टिसिपेट किया है, और 17,999.6 ये इस समय का हाई। तो इसे 18 मान ही लेना चाहिए। हाँ, 18 मान लेना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब यहाँ से क्या हर्षदा क्योंकि लेकिन देखिए रिकवरी तो ज़बरदस्त है। एक चीज़ जो मार्केट ने कर दी है, लेकिन वो बहुत क्लियरली कर दी है मार्केट ने, वो जो बजट वाले दिन, देखिए हम सब जानते हैं बजट वाले दिन मार्केट बजट की वजह से नहीं गिरा था। मार्केट वो अदानी फैक्टर की वजह से गिरा था, और उसके बाद 1-2 दिन तक मार्केट में प्रॉब्लम रही थी। अब एटलीस्ट मार्केट ने उस चीज़ को नेगेट कर दिया, और एक्स ऑफ दैट मार्केट इज़ विलिंग टू मूव ऑन, ये एटलीस्ट मार्केट ने साबित कर दिया। अभी जो पिछले 5-6 मिनटों में जो मूव आए हैं स्टॉक्स में, एक बार जरा लेकर आइए आप एक्सिस बैंक का इंट्राडे चार्ट, एक बार भारतीय एयरटेल का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए कि ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय एक अच्छा मूव आपको दिखा रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एक्चुअली आईसीआईसीआई बैंक ने बैंक निफ्टी को एकदम से ग्रीन में लाने में काफ़ी हेल्प की है। और फिर एक काम करते हैं, अब एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि ये देखिए ये आईसीआईसीआई बैंक का मूव है जिसकी वजह से पूरा का पूरा लास्ट 20 मिनट का मूव आपने बैंक निफ्टी में देखा है। कॉन्ट्रीब्यूशन ट्रेड भी आएगी आपके लिए बैंक निफ्टी की, ये बजट वो भी लेते हैं, उसमें आपको दिखाई देगा किस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक जो पूरे दिन नेगेटिव में कंट्रीब्यूट कर रहा था,
इवन HDFC बैंक का भी जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन था अभी भी नेगेटिव है, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है वो। और देखिए 18,000 बात करते करते अब 18,000 स्क्रीन पर फ्लैश होगा आपके लिए। निफ्टी ने आज बहुत दिनों के बाद 18,000 का लेवल छुआ है। और इनफैक्ट मैं एक बार हिस्टोरिकल डेटा देख रहा था कि लास्ट 18,000 के ऊपर हम कब ट्रेड कर रहे थे, वो जनवरी का महीना था। ऑब्वियसली जनवरी में जहाँ वो गिरावट आनी शुरू हुई थी, 25 जनवरी को हमने लास्ट बार 18,000 के ऊपर की ट्रेड की थी। 18,100 वो लेवल था उस दिन, और वहाँ से 17,891 तक हम आए थे। और उसके बाद 17,627 जनवरी को वहाँ गिरे थे हम, और उसके बाद लगातार गिरे थे, 17,600 तक आए थे। और उसके बाद हमने आज बहुत दिनों के बाद ये 18,000 का लेवल क्रॉस किया है। वीरू जी हाँ। और अनुज, आपने एक चीज़ दिखाया, IT और रिलायंस ने अब एक बार फिर से, जब आप और मैं स्क्रीन पे थे उस वक्त सुबह सुबह 9:54 का लेके लगभग 3-5 यानी लगभग 5 घंटे की चैनल को बाइसेक्ट किया है। तो वो रिलायंस के डेटा और निफ्टी IT का डेटा और आई थिंक ICICI बैंक के थर्ड एडवांटेज मिल गया। मेरे ख्याल से स्विंग और इंट्राडे में पॉसिबल है टुवर्ड्स 1920। रिलायंस 5 घंटे की चैनल बाइसेक्ट हुई है। सिर्फ मैं डेटा अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे स्क्रीन पे अभी जो मैं ऑप्शन डेटा रीड कर पा रहा हूँ, जो 2 बजे मैंने दिया था उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी अब शॉर्ट कवरिंग रिलायंस की हायर स्ट्राइक कॉल ऑप्शंस में है, विजिबल है। मैं कुछ देर में जब लौट के एंगल बताऊंगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग रिलायंस में हैवी अनवाइंडिंग। अनुज बिल्कुल वीरू, और इनफैक्ट अब बैंक निफ्टी भी डे हाई पर 41,700 क्रॉस कर रहा है बैंक निफ्टी। अच्छा, आज थोड़ा इंडिकेशन मिड कैप इंडेक्स दे रहा था आपको सुबह से, जो मिड कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन निफ्टी इस तरीके से कैचअप करेगा हर्षिता। और ये लास्ट आवर जो है 230 फैक्टर मार्केट में जब प्ले होता है तो बड़ा प्ले होता है फिर। जी हाँ। और ये जो आज की क्लोज है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की जो क्लोज है, अब अगर ये 18,000 के ऊपर हम बंद हो गए, रुक नहीं रहा 18,000 पर, ये या तो 18,000 आते फिसल जाता, 18,000 पे रुक नहीं रहा है, 18,008 18,009 लगातार ऐड कर रहा है लेवल्स। तो काफ़ी अच्छी क्लोज, बहुत अच्छी होगी अगर हम यहाँ पर क्लोज हो गए तो। जी हाँ, तो पूरे पिछले 2-3 हफ्तों की जो बंदिशें थी उसको तोड़कर फाइनली 18,000 पर पहुंचे हैं। और बस उम्मीद यही है कि ये जो रुझान और ये जो मोमेंटम आया है वो टिका रहे। इस मोड पर हम लेंगे, इस हाई नोट पर हम ब्रेक लेते हैं। 80 पॉइंट ऊपर आपके लिए निफ्टी, और निफ्टी बैंक भी 62 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। फटाफट लौटेंगे, फिर जायजा लेंगे डीलिंग रूम में क्या चल रहा है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं DLF की, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। ये इस कंपनी का फुल फॉर्म है और ये सबसे पुरानी रियल स्टेट कंपनियों में शुमार है। 1946 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और चौधरी रघुवेंद्र सिंह साहब ने इसकी शुरुआत की थी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दिल्ली में जो बहुत ही प्रोमिनेंट एरियाज हैं, जैसे कि ग्रेटर कैलाश, हौस खास, साउथ टेक्स, शिवाजी पार्क, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको DLF ने ही डेवलप किया था। और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, कंपनी का IPO आया था 2007 में और उस समय का सबसे बड़ा IPO के तौर पे शुमार था। जो कंपनी के मालिक हैं कुशल पाल सिंह साहब, वो एक ज़माने में इस कंपनी को 27 लाख रुपए में बेचने को बिल्कुल तैयार ही हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया और आज ये कंपनी करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की वर्थ रखती है। जनरल इलेक्ट्रिक पहली सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनी थी जो कि इस कंपनी के लीज और चलिए, निफ्टी इस समय जश्न के माहौल में 18,014 पर निफ्टी इस समय। और ICICI बैंक का मूव देखिए, ज़बरदस्त, और उसने सहारा दिया। रिलायंस सुबह से स्ट्रांग है, ITC, विप्रो, UPL, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय पिछले कुछ मिनटों में ज़बरदस्त मोमेंटम दिखा रहे हैं। भारती एयरटेल करीब करीब 0.5%, बिटवीन 3 and 3.8 वो मूव दिखाया उसने। और इवन HDFC बैंक पे रिकवर हुआ है, हालांकि अभी भी रेड में HDFC बैंक, लेकिन वो भी रिकवर हुआ है 18,010 पर। यतिन के पास वापस चलते हैं और जानते हैं डीलिंग रूम से उन्हें क्या खबरें मिल रही हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और अनुज, ऑब्वियसली 18,000 निफ्टी हमने क्रॉस कर दिया है, तो थोड़ा बहुत मूड इंप्रूव हो रहा है डीलिंग रूम्स में। आज वॉल्यूम्स भी थोड़े बहुत पिकअप हुए हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स में। 2 रिकमेंडेशंस जो आज वो अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। सबसे पहले उसमें मैक्स फाइनेंशियल, बड़े दिनों बाद इस स्टॉक में यहाँ एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है। ओपन इंटरेस्ट लगभग 11 से 12% के आसपास बढ़ा हुआ है
और डीलर्स को लगता है कि यहाँ एफएनओ ट्रेंड्स के बेसिस पे बीटीएसटी का ट्रेड आप ले सकते हैं 750 से लेकर 760 तक के टारगेट्स के लिए। तो मैक्स फाइनेंशियल, एमएफएसएल, ये एक स्टॉक उनके रेडार पे है। और दूसरा स्टॉक जो है वो है बलरामपुर चीनी। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे अनुमान से, और अगर हम मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बात करें तो रिजल्ट के बाद ठीक ही रही है। इनफैक्ट यहाँ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, एचएनआईज खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। डीलर्स को लगता है कि शुगर स्टॉक्स में स्पेशली बलरामपुर चीनी वैरायटी में 4 से 5% की ट्रेडिंग अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो यहाँ भी वायदे बाजार में खरीदारी करके चल रहे हैं। ओके, बलरामपुर चीनी आपको स्क्रीन पर आप देखेंगे यतिन, जैसे कि डीलर्स की एक्सपेक्टेशन समझाते हुए बलरामपुर चीनी में आज एक टिपिकल कैंडल रिवर्सल तो नहीं है, लेकिन फिर भी कैंडल बहुत स्ट्रांग है। और आई थिंक जो डीलर्स की एक्सपेक्टेशन है वो शायद कुछ हद तक जाहिर करते हुए, लेकिन आज का जो हाई है वो एग्जैक्टली 20 डे में है। ये यतिन का जो ये डीलर्स का इंटरेक्शन का व्यू जो था उसको थोड़ा सा टेक्निकली समझ लेते हैं। आपकी राय क्या रहेगी इस स्टॉक पे राजेश सतपुते जी? आज का हाई एग्जैक्टली 20 डे में, लेकिन आज के हाई से लेकर 374 के बीच में, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली जो नेक्स्ट 5 रुपए का डिस्टेंस है वहां पे 20, 100, 200 सब के सब अलाइंड हैं। आपका व्यू क्या है बलरामपुर चीनी पर? वीरेंद्र जी देखिए, शॉर्ट कवरिंग तो विजिबल है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे घट रहा है, प्राइस भी ऊपर है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्ट्रा यानी ओवरसोल्ड से रिलीफ रैलीज आ रही है। तो ये जो टारगेट थी 75 का, आई थिंक दिस इज एक बहुत रीजनेबल टारगेट है। तो यहाँ का लेवल ऑफ 365, 367, आई थिंक इट्स अ गुड बाय। 375 के बाद तो मुझे लगता है और चलेगा, लेकिन आपको स्टॉप लॉस रखना है। एज फार एज द चार्ट इज कंसर्न, स्टॉप लॉस 362 की ट्रेजेक्टरी में रखेंगे, यानी 5 रुपए का स्टॉप लॉस। ओके, चलिए ये बात होगी बलरामपुर चीनी की। अब एक काम करते हैं, बीटीएसटी कॉल्स लेना शुरू करते हैं। एकदम परफेक्ट टाइम है इस समय, मार्केट में एक फ्रेश ब्रेकआउट, और काफ़ी टाइम के बाद हमने 18,000 क्रॉस किया है। एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो बहुत टाइम नहीं बीता, लेकिन मार्केट में जिस तरीके का पैटर्न रहता है उसमें कुछ टाइम में ज़्यादा मूव ना हो तो हर कोई बोर्ड फील करने लगता है। तो 24 जनवरी कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, एक टेक्निकली एक महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन लग हमको ऐसा रहा है कि एक अरसा हो गया 18,000 के नीचे ट्रेड करते करते। में वो विंड फैक्टर से ठंड ज़्यादा लगती है ना, वो वैसा ही मार्केट में भी हुआ है। मैं खुद थोड़ा सा हैरान था कि मैं 24 जनवरी कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं गए हैं। मतलब ट्रेडिंग सेशंस के हिसाब से देखा जाए तो कुल मिला के 12 या 15 ट्रेडिंग सेशंस रहे होंगे मैक्सिमम, लेकिन उसी में मार्केट बस आप आजकल पैटर्न ऐसा बन गया ना कि आपको रोज चाहिए कि 100 पॉइंट 150 पॉइंट निफ्टी मूव करे, ना करे तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक 2003-4 वाली मार्केट जाके देखिए, 2003 के पहले हाफ वाली मार्केट देखिए, पूरे महीने में निफ्टी 50 पॉइंट घूमता था पूरे महीने में, फॉरगेट अबाउट डे। और आजकल हम 50-60 पॉइंट को खैर गिनते ही नहीं है। खैर वो लेवल भी बढ़ गया ऑब्वियसली, तो उससे भी फर्क पड़ता है। लेकिन अब बीटीएसटी कॉल्स लेना शुरू करते हैं। गाबा जी आपसे शुरुआत करेंगे। मूड चेंज की मार्केट है, लास्ट 1 आवर बहुत ही बढ़िया मूड चेंज हो गया। वेल स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है टीसीएस। अब ट्रेड कर रहा है 3521 पर, बढ़िया चार्ट है, अच्छा पैटर्न है, लास्ट 1 आवर वेरी गुड है। 3,500 का स्टॉप लगाना चाहिए, मुझे लगता है 3,550 से 3,560 तक खुल सकता है। यस, टीसीएस। जी हाँ प्रकाश सर, आप टीसीएस पिक कर रहे हैं। अनुज से मैं यही बोलने वाला था। अनुज, परसों आप नहीं थे ना, सोमवार की बात है ये। सोमवार है मेरे ख्याल से, हर्ष था सोमवार। इंडेक्स हिलने को तैयार थे। जिस लेवल पे आए थे ना स्टूडियो में, उसी लेवल पे 2:30 बजे भी, उसी लेवल पे 3 बजे भी, उसी लेवल पे 3:30 पे भी। मतलब ऐसा हो गया था कि पूछिए मत। इसीलिए ये स्विंग जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं इस वक्त आजकल, यकीन मानिए। खैर निफ्टी डे हाई। अब मानस के पास चलते हैं। मानस, आपकी कॉल क्या रहेगी? देखिए बीटीएसटी के लिए आई थिंक निफ्टी पे ध्यान देना चाहिए, और निफ्टी का कॉल ऑप्शन लेके जाएंगे 18,000 वाला कॉल ऑप्शन, जो लास्ट डे एक्सपायरी का 23 फेब वाला, वहां पर खरीदारी करेंगे। 134 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं, वहां पर आप खरीदारी करिए। निफ्टी का 18,000 का कॉल ऑप्शन, स्टॉप लॉस 99 के रहेंगे और टारगेट 200 रुपए के रहेंगे। टारगेट 18,000 का कॉल निफ्टी वाला, और जैसे अनुज मेंशन कर रहे थे 18 पर टिक रहा है और बढ़ भी रहा है। 18-20 के लेवल्स पर इस समय इंडेक्स आता हुआ। चलिए चंदन, आपका ट्रेड क्या रहेगा? बिल्कुल अर्षदा जी, देखिए मैंने यहाँ पे क्यूमिंस के ट्रेड के बारे में डिस्कस किया था, मैं उसी को ही वापस कैरी करने की सलाह रखूंगा। अच्छा खासा मोमेंटम है, उसी को राइड करना चाहिए। अभी लगभग 1630 के आसपास चल रहा है, आप यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो। 1605 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 1660 1685 तक के टारगेट ओपन रहेंगे। राजेश जी आपकी ट्रेड बीटीएसटी? अनुज जी देखिए, मेरी नजर है B2 पे, यानी बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस। तो बजाज फिनसर्व इन पर्टिकुलरली मुझे लगता है यहाँ पे एक नया मूव, नया फ्रेश मूव
हुआ है 1400 के ऊपर, तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1390 का, इवन 1400 का स्टॉप लॉस भी अच्छा होगा। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 1460 का। 1460 के टारगेट के लिए बजाज फिनसर्व बाय करें। ओके बजाज फिनसर्व बाय करना है आपको। एक बार वो निफ्टी के ऑप्शंस के आंकड़े वापस लेकर आइए। देखिए वो जब हमने शो शुरू किया था तो बात हुई थी 17,900 की पुट की, वो उस समय 35 रुपये थी, और अब देखिए वो कॉन्फिडेंस देखिए वो 15 रुपये पर आ गई है पुट। लेकिन एक बार वो कॉल जो है वो और देख लेते हैं। ये देखिए करीब 1.38 करोड़ का 1.38 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट, 73 लाख शेयर जुड़े हैं वहाँ पर। और कॉल्स में अब देखिए 18,000 की कॉल्स, बहुत इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर आंकड़ा, क्योंकि 54 रुपये प्रीमियम है अब यहाँ पर हजदा। और जब हमने शो शुरू किया तो मेरे ख्याल से 28 रुपये के करीब थी ये कॉल, शायद 28 से 30 रुपये करीब, अब 54 रुपये। तो एक क्लियर मार्केट में मोमेंटम इस समय निफ्टी में खासतौर से, और मोमेंटम तगड़ा है। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर ला रहे हैं। भारतीय एयरटेल लेकर आइएगा। यहाँ पर जब से मार्केट में अच्छी तेजी आई है, इस स्टॉक में भी अच्छा रुझान, खरीदारी का 0.5% का और योगदान आ चुका है, अब 1.5% ऊपर है। इस पर राजेश सातपुते कोई ट्रेड लेंगे? हर्षदा जी देखिए, भारतीय का अगर चार्ट देखें तो यहाँ पे जो सामने टारगेट दिखता है वो है 795 टू 800। तो अगर एट अ लेवल 786 लेके जाना, डेफिनेटली लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। आपका स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा 779 का। तो ये फिलहाल आपके लिए भारतीय का एक ट्रेड। अपोलो लगभग 5-5.25% के गेंस पर अपनी तेजी में, और ये थोड़ी सी रौनक जोड़ता हुआ। कुछ और स्टॉक्स जो एक बहुत तगड़ा मूव दिखाकर आज टिकेंगे, उसमें एक बार फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज को रिविजिट करते हैं, क्योंकि 2431 पर एक क्लोज आ रहा है और आरआईएल का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइए। इस 18,000 की मूव में आप देखिए रिलायंस का कितना दबदबा रहा और दूसरे कौन से काउंटर्स ने दरअसल कंट्रीब्यूट किया है। तो आरआईएल इनफैक्ट एक सबसे मजबूत कड़ी थी, उसके पीछे आईसीआईसीआई बैंक। आरआईएल अकेले 40 पॉइंट ऊपर खींच रहा है इस 85 पॉइंट ऊपर वाले निफ्टी को, और फिर आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, बाकी कुछ जोड़ते हुए साफ देखने को मिल रहे हैं। तो यहीं पर हमने देखा है वो अच्छा खासा रुझान खरीदारी का बना है। चंदन, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आपका अब फ्रेश व्यू क्या रहेगा? कल और आज में यहाँ पर सिग्नल आ चुका है, शायद तेजी अब चलेगी। अगर हाँ तो किस लेवल की तरफ बढ़ेगा ये फिर? बिल्कुल हर्षिता जी, 2 दिनों से रिलायंस पे हमारा पॉजिटिव व्यू है और हाई कन्विक्शन ट्रेड में हम यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं। उसका लॉजिक ये है कि 2300 पे अच्छा खासा बेस बना चुका है, बड़ा कंसोलिडेशन वहां पे हुआ, पुट राइटिंग के डेटा भी देखने को मिले, शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली। हमारा जो टारगेट है रिलायंस वो कहीं ना कहीं 2485 से लेके 2500 के तरफ है। तो पोजीशन कंटिन्यू रखनी चाहिए। जिनके पास पोजीशन है वो भी रख सकते हैं, जिनको नहीं बनानी है वो भी यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 2370-75 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। 2500-2520 तक के अपसाइड अभी भी रिलायंस में पेंडिंग है। अच्छा, इंडिसेस पे एक व्यू लेते हैं। मानस, आज निफ्टी ने अगर आप देखें अपना जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था वॉलेट किया इसी चर्चा के दौरान, इसी कार्यक्रम में, दैट 954 जो कि कल का हाई भी था। एग्जैक्टली वही एवरेज निफ्टी बैंक पे अलाइंड है एट 41,856। जो सबसे बड़ी चीज डिस्कस हुई इस कार्यक्रम में वो था आईसीआईसीआई बैंक एट 870। आपको याद होगा वो 5 जनवरी की कैंडल जब आईसीआईसीआई बैंक ने क्रैक किया था, ब्रीच किया था अपना 100 डेमा, उसके बाद कोलैप्स हुआ। आज एग्जैक्टली उसी को स्ट्राइक करता हुआ, और इंटरेस्टिंगली आज 100 के साथ 50 डेमा भी वहीं पे अलाइंड है एग्जैक्टली एट 872, जिसको आईसीआईसीआई बैंक अब स्ट्राइक कर रहा है। मानस, अगर मान लीजिए मुझे ये बिलीव करना है कि ठीक है निफ्टी भी जाएगा, निफ्टी बैंक भी जाएगा, अब अपना वो 50 डेमा तोड़ के लास्ट व्यू एवरेज 42 की तरफ जाएगा, इससे अच्छा है कि क्या आईसीआईसीआई बैंक की एक कॉल पकड़ लो अगर पकड़ना है तो? और 100 डेमा क्रॉस होने की कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आईसीआईसीआई बैंक ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि वहां पर ब्रेकआउट ऑलरेडी हमने देख लिया है। आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेड लेना ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर मेरे को ट्रेड लेना होगा तो शायद मैं इस टाइम बैंक निफ्टी की तरफ बिल्कुल देखूंगा, क्योंकि निफ्टी के पैटर्न को देख के लगता है कि बैंक निफ्टी में भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट इंडिकेशन तो इंटरडे चार्ट पे बिल्कुल देखने को मिले हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि 41,750 का जो स्पॉट का लेवल था वो ब्रीच हुआ है। मेरा समझना है कि यहाँ पर कम से कम 400 रुपए की तेजी करंट लेवल से देखने को मिल सकती है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन लेना चाहिए 41,800 वाला, 23 फेब का 41,800 का कॉल ऑप्शन 360 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 270 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, तो करीब 100 रुपए का रिस्क है।
लेकिन ऊपर की तरफ आपको 700 रुपए तक के भाव इस कॉल ऑप्शन में 41,800 के कॉल ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, एक काम करते हैं, एक बार ज़रा वापस बैंक निफ्टी लेकर आइए, क्योंकि थोड़ा सा उसका एक मैं डेटा समझने की कोशिश कर रहा था कि इस समय हम कहाँ पर हैं, और उसको देखिए क्लोज तो खैर बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ख़ास तौर से जो लास्ट का मूव आया वो बहुत ज़बरदस्त है। अब हमने निफ्टी की बात की थी कि 24 जनवरी के बाद पहली बार उसने 18,000 क्रॉस किया है, लेकिन उस दिन बैंक निफ्टी कहाँ पर था हर्षिता, गेस करिए? उस दिन बैंक निफ्टी था 43,078 पर, और अब हम हैं 41,700 पर। तो पिछली बार जब निफ्टी था 18,000 पर, उस दिन बैंक निफ्टी था 43,078 पर। आज हम निफ्टी 18,000 पर वापस, और अब निफ्टी बैंक है 41,770 पर, मतलब करीब करीब 1300 पॉइंट नीचे है कंपेयर टू जो पिछली बार का हाई था। उसका कारण है निफ्टी आईटी ने जो क्लियर लीडरशिप ली है, और उस दिन से लेकर आप निफ्टी आईटी का मूव देखिए, निफ्टी आईटी में ज़बरदस्त रैली है। बैंक निफ्टी 24 जनवरी से अब तक में नीचे है, ये देखिए 14 दिन का मूव, 3% निफ्टी आईटी ऊपर है, और सेम पैटर्न अगर आप बैंक निफ्टी का देखेंगे तो उसमें आप एक क्लियर अंडर परफॉर्मेंस नोटिस करेंगे बैंक निफ्टी में कंपेयर टू निफ्टी, सिर्फ 0.33%, और 3% की आउट परफॉर्मेंस। और एक और चीज़, बजट डे हाई जो निफ्टी ने निकाला है, बैंक निफ्टी ने अभी भी नहीं निकाला है। बैंक निफ्टी का बजट डे हाई हर्षिता था 42,015 जी, और आज का जो बैंक निफ्टी का हाई है वो अब करीब करीब 41,800। तो अभी भी बैंक निफ्टी जो है वो एक रिलेटिवली वीक इंडेक्स है। और एक चीज़, निफ्टी ने भले ही अपना बजट डे हाई निकाला हो, लेकिन ब्रॉडर मार्केट ने अभी भी अपना बजट डे हाई नहीं निकाला है। खासतौर से जो निफ्टी 500 इंडेक्स है उसने अभी भी बजट डे हाई नहीं निकाला है। तो एक यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक, हालांकि सेलिब्रेशन का माहौल ज़रूर है, थोड़ा सा कॉशन ज़रूर ऐड कर देता हूँ कि ये जो रैली है इस थोड़ा सा मार्केट एक नैरो रहा है। एक मेनली आईटी स्टॉक्स ने सपोर्ट किया है, और उसके अलावा थोड़ा बैंकों में लास्ट में 3-4 दिन में मूव ज़रूर आया है, लेकिन थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस रही है। पिछले 3-4 दिन में बैंक निफ्टी में भी अच्छा मूव आया है, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा एक जो है मार्केट नैरो रही है, और अभी ब्रॉडर मार्केट को क्रॉस करना जरूरी है। लेकिन क्लोज बहुत शानदार है। अगर आप निफ्टी ट्रेडर हैं तो आज आपके लिए एक ज़बरदस्त ट्रेड मिली आपको। सुबह मार्केट ने डिप दिया आपको, और वो एग्जैक्ट उन लेवल जो हमने सुबह मेंशन भी किए थे वहाँ से घूमा, और ज़बरदस्त। हाँ, ऊपरी लेवल पर जो लेवल मैंने मेंशन किए थे वहाँ नहीं रुका। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है मार्केट के लिए कि अब मार्केट 18,000 के ऊपर भी लाइफ के लिए तैयार है। आज एक बार यूएस मार्केट से थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, फिर मेरे को लगता है कि हमको सेकंड क्लोज भी मिल जाएगी 18,000 के ऊपर। इनफैक्ट यूएस पर एक बार फटाफट से नजर डाल लेते हैं कि वहां पर क्या संकेत दिख रहे हैं अनुज, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में करीब 150 पॉइंट आपको याद होगा डाउ फ्यूचर्स नीचे था। इस समय जो ताजा हाल दिख रहा है मुझे वो 60 पॉइंट की गिरावट ही दिखा रहे हैं। तो थोड़ी सी रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में साफ देखने को मिल रही है, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। और नैस्डैक फ्यूचर्स भी अब सिर्फ 54 अंकों की गिरावट दिखा रहा है, तो वहां पर चाल इतनी कुछ खराब नहीं रहेगी, इसका साफ इसका आश्वासन मिलता हुआ। लेकिन हाँ, एक मूव तगड़ा है, और मिड कैप इंडेक्स करीब 200 पॉइंट ऊपर। गौरांग, इसी पॉइंट पर मैं आपकी राय चाहती हूँ, ये क्या आपको थोड़ा सा चिंता में डालता है कि टेक्नोलॉजी लेड ही राजनी रिकवरी देखने को मिली है, या फिर इवेंचुअल वो फॉलो थ्रू देखने को मिलेगा, स्पेशली फ्रॉम द मिड कैप्स आल्सो? आई थिंक वो फॉलो थ्रू आपको डेफिनेटली देखने मिलेगा हर्षदा। दिक्कत ये है कि क्या हम इस स्तर पर टिक पाते हैं, और इससे आगे बढ़ने की क्या हमारे पास क्षमता है। एक बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन भी हमने देखा है एक दायरे में। उम्मीद करता हूं कि योगदान जो है वो केवल एकमात्र क्षेत्र से नहीं, लेकिन बाकी अन्य क्षेत्र से भी आएगा। और आईटी के साथ साथ मुझे लग रहा है कि मुझे कोई एक क्षेत्र पर अगर ध्यान देना है, खास करके जो तीसरी तिमाही के नतीजे हमने देखने उसके पश्चात, आई थिंक एफएमसीजी वुड बी द सेक्टर, मुझे लग रहा है, जहां पर आपको ध्यान रखनी चाहिए। ऑफकोर्स बैंकिंग, एनबीएफसीज, आईटी बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन जो नहीं नीचे की तरफ थे वहां पर आईटी में आपने कैचअप देखा है, लेकिन एफएमसीजी मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में एक अच्छा रुझान दिखा के आ सकता है। ओके, देखिए 24 जनवरी का वही लेवल निफ्टी आईटी का क्या था, 30,500, और आज हम एक बार निफ्टी आईटी वापस लेकर 30,945, तो उससे करीब 400 पॉइंट ऊपर हैं हम। और इनफैक्ट इस पूरे के पूरे पीरियड में उसके बाद 31,000 हमने क्रॉस किया था सिर्फ 9 फरवरी को। 9 फरवरी का हाई था 31,012, और उसके बाद वहाँ पर भी थोड़ी सी डिक्लाइन आई थी जब वो नैस्डैक के साथ साथ इंडियन मार्केट ने भी डिक्लाइन दिखाई थी। लेकिन
काफ़ी करीब है हम उस लेवल के। तो क्लियरली ये एक इंडेक्स है जो इस समय काफ़ी ग्रिप में है, स्ट्रॉन्ग ग्रिप में है। अच्छा, एक और चीज़ जो आज हमने सुबह भी एक डिस्कस की थी हर्षदा, एक क्लियर हुआ था, जब मार्केट ख़राब नंबर्स पर भी पॉजिटिवली रिएक्ट करे तो वो एक स्ट्रॉन्ग मार्केट का इंडिकेशन होता है। सुबह अपोलो हॉस्पिटल्स की बात हुई थी। अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स भले ही ख़राब रहे हो, लेकिन मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग में मार्केट ने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया वहाँ पर, और देखिए 5-5.5% का मूव यहाँ पर इनफैक्ट अपोलो हॉस्पिटल्स में। और ये आज का निफ्टी का एक्चुअली टॉप गेनर है जो हम क्लोज कर रहे हैं निफ्टी। लास्ट का करीब 6 मिनट बाकी हैं, लेकिन निफ्टी का टॉप गेनर आज का टेक महिंद्रा और अपोलो हॉस्पिटल्स दोनों है। और दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दोनों ने आज 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस किया। अपोलो ने तो खैर उसके ऊपर अब थोड़ा क्वेश्चन बनाया है, लेकिन राजेश जी, अपोलो हॉस्पिटल्स का चार्ट कुछ कह रहा है क्या? अनुज जी, डेफिनेटली अगर आप इसका चार्ट देखें और इसका डेरिवेटिव्स का डेटा देखें तो हेवी लॉन्ग बिल्टअप है। 21% का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे जंप है, प्राइस इज अप बाय 5%। ऑल्दो यहाँ पे बड़ा मूव हो चुका है तो प्रोबेबली थोड़ा रिस्क बढ़ेगा, लेकिन जिस तरह से चार्ट फैन आउट हो रहा है मुझे लगता है ये 4550 4600 टारगेट पोजिशनली अनफोल्ड करूंगा। रही बात एंट्री की, तो देखिए एंट्री हमें करना है 4450 के ऊपर, और पोजिशनली हम स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे 4400 का। बड़ा काउंटर है, थोड़ी वोलेटिलिटी बड़ी है, तो आपको बड़ा रेंज लेना पड़ेगा, बड़ा स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत ही तगड़ा मूव, और ऑफ कोर्स कमेंट्री के बाद हमने देखा बड़ी तेजी देखने को मिली है। अच्छा, लगे हाथ टोरेंट पावर भी आपको दिखा दे, क्योंकि वहां पर नतीजे अच्छे हैं और गैस ट्रेडिंग का पूरा फायदा देखने को मिला है। इसका हमने ज्यादा इसको डिस्कस नहीं किया। चंदन, आपकी नजरें गई क्या 503 के आसपास आज 10% के मूव्स पर टिक रहा है? क्या कल भी ये रैली कंटिन्यू होने के आसार बन रहे हैं? बिल्कुल, टोरेंट पावर में काफी अच्छा एक मोमेंटम देखा था, और आज का जो वॉल्यूम्स है काफी बड़ा है। एक गैप अप ओपनिंग के बाद में जो मोमेंटम है, कहीं ना कहीं वीकली चार्ट में पिछले लगभग 10 वीक का लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो हर्डल है इसने निकाला है 500 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है, तो अपसाइड के मोमेंटम बरकरार रहेंगे। हालांकि काफी चल चुका है, पर जिनके पास पोजीशन है वो अभी भी कंटिन्यू रखें। 491 के आसपास का सपोर्ट है, 520-22 तक के लेवल अनफोल्ड होने चाहिए। टोरेंट पावर आपकी स्क्रीन पे आज का टॉप गेनर, टॉप डेरिवेटिव्स ओआई गेनर लगभग 11% ऊपर है। अच्छा चंदन, एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के लिए जरा डॉक्टर साहब पॉली कैप की जरा 3100 की कॉल रखिएगा एक बार, और या फिर 3100 से 3000 तक आते हुए भी कोई भी अवेलेबल स्ट्राइक हो तो वो जरूर रखिएगा। चंदन, ये पॉली कैप टिपिकल फ्लैग, बेहद शानदार अगर आप देखें स्ट्रक्चर, क्या फर्स्ट मूव एडवांटेज लेने के लिए इस कॉल पे फोकस करना चाहिए 3100 या फिर और कोई नियरेस्ट? डॉक्टर साहब स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज आपका टेक, और फ्यूचर्स पे या फिर स्पॉट पे भी आपका टेक जानना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं 3050 की कॉल यहाँ पे लेना चाहूंगा। काफी अच्छा सेटअप है, और अच्छी बात ये बताऊं कि आज इसने 20 रुपए के लो से टर्न किया था। 4-5 दिन पहले भी इसी लो के आसपास बाइंग आई थी। तो मैं यहाँ पे पॉलीकैप की 3050 की कॉल पे रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। 45-47 रुपए के आसपास ये चल रहा है। 25 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। कॉल यहाँ पे डबल होकर 90 रुपए तक के टारगेट बनेगी। वहीं पॉलीकैप में देखें तो कॉल एंड फ्लैग बना है, फ्यूचर में 7-8% का ओपन इंटरेस्ट बना है, ऊपर में 3120 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो फ्यूचर में 3120 और ऑप्शन में 3050 की कॉल को लिया जा सकता है 90 रुपए के टारगेट के। जी हाँ, और अभी भी मेरे को लगता है कि ये बहुत रीजनेबली प्राइस और सस्ता ऑप्शन है 4910 पे। देखिए व्यू मेरा नहीं है, व्यू चंदन जी का है, बट मैंने इसको इसलिए मार्क किया क्योंकि टिपिकल फ्लैग स्क्रीन पर शूट कर रहा है। 4950 अभी ट्रेड करते हुए, मार्केट्स एट डे हाई 18033 एंड ऑल थैंक्स टू निफ्टी आईटी। और आप यकीन मानिए जब हर्षदा में और अनुज इस कार्यक्रम में जुड़े 2 बजे हर्षदा निफ्टी आईटी का लेवल था करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 30,750, वहाँ से लगभग 200 पॉइंट की तेजी। एंड लुक एट रिलायंस एंड आईसीआईसीआई बैंक, ये 3 स्ट्रक्चर्स जिन्होंने बाजार की शक्ल सूरत जो है वो क्लोजिंग बदल दी। वी आर नाउ एट 18,027। और एक और चीज़ याद रखिएगा, एक डिफरेंशियल अभी एक इंडेक्स में जो रह गया, एंड दैट्स इन निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का जो 50 डे यानी इसी कार्यक्रम में जो बाइसेक्ट किया निफ्टी ने 17,954 अपना लास्ट ड्यू एवरेज, वो निफ्टी बैंक का अलाइंड है आपकी स्क्रीन पर लगभग 41,854 पे। और मैं एक चीज़ 2 बजे के कमेंट्री में दावे से कही थी कि रिलायंस में जिस देखिए मैं इससे कोई मतलब नहीं कि वो अभी मैं किस स्टॉक में बात कर रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार की पुट राइटिंग रिलायंस में थी वो इम्प्रेस कर रही थी, और वो
दस्तक दे रही थी कि आई थिंक ये डिलीवर करेगा। हर्षदा, नाउ इट्स ओवर टू यू। वी आर अबव ऑल मूविंग एवरेजेस एंड अबव 18,000, 18,000 के ऊपर। जी हाँ, वहीं पर क्लोजिंग 18,020 के लेवल्स पर इस समय इंडेक्स जाकर टिकने की कोशिश में। 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक, जैसे वीरो अभी मेंशन कर रहे थे, और मिड कैप्स को मत भूलिए क्योंकि वहां पर भी 196 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। इनफैक्ट मैं देख रही थी कि मिड कैप्स कितना समय लेंगे पॉजिटिव टेरिटरी में पूरे मार्केट ब्रेथ को लाने में, और ज्यादा समय लिया नहीं। आप देखिए डे क्लोज पर 1522 बढ़ने वाले शेयर, गिरने वालों की संख्या 1329 के आसपास रह गई है। फटाफट एक दो ट्रेड्स लेकर आइए। टेक महिंद्रा, LTI, माइंडट्री, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, यहीं पर पूरा फोकस रहा है आज तेजी का, और इन स्टॉक्स में हमने देखा है तगड़े वॉल्यूम्स के साथ ये आज के स्टार परफॉर्मर्स रहे हैं। साथ ही साथ देखिए अपोलो हॉस्पिटल्स, लेकर आइए आयशा मोटर का स्टॉक भी, क्योंकि ये इनफैक्ट नंबर्स के बाद कमेंट्री पर भागने वाले शेयर हैं। और आयशा पर अब ने देखा कल नतीजे आए, स्टॉक लड़खड़ाया। आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर स्टॉक 4% के गेंस पर जाकर टिका है। हीट मैप में आपको साफ दिखेगा कितनी बढ़िया तेजी देखने को मिली है। आज चुनिंदा फार्मा कंपनियां और FMCG स्टॉक्स का दबाव था, वरना मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। टेक महिंद्रा की अगुवाई में दरअसल ये तेजी और रौनक वाली बनी है। इसके अलावा हमने देखा TCS, इन्फोसिस में भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट देखने को मिला था, लेकिन ये आज का आउट परफॉर्मर है। अपोलो, आयशा, रिलायंस, ये टॉप ट्रेडेड काउंटर्स रहे हैं आज। बजाज फिनसर्व पर एक तेजी की व्यू बनती हुई। ग्रासिम में हमने देखा कल नंबर्स के बाद स्टॉक नरम था, लेकिन आज एक पुल बैक देखने को मिला है। M&M, हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी के अंश, मारुति नियरली 1% ऊपर जाकर टिकता हुआ। SBI लाइफ में भी हमने देखा खरीदारी ही देखने को मिली है। लेकिन आज जो प्रेशर पॉइंट था, एक तो HUL नरमी देखने को मिली, वहां पर ITC थोड़ा सा दबाव में 1.1% नीचे रहा। ONGC नंबर्स के बाद ये निराश कर रहा था। बैंकों में जो रिकवरी आई है उसमें पार्टिसिपेट ICICI बैंक, कोटक, इंडसइंड ने किया, लेकिन एक्सिस पॉजिटिव टेरिटरी में आते आते रह गया। HDFC बैंक भी एकदम फ्लैट क्लोज दिखा रहा है, तो यहां पर होपफुली कल वो फॉलो थ्रू देखने को मिलेगा। लेकिन SBI जैसे काउंटर्स में हरकत जरूर रही। तो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, और स्पेशली अगर वो 18,000 के ऊपर का क्लोज हो तो क्या कहने। एक अच्छा मोमेंटम, और स्पेशली हम बजट हाइस के ऊपर क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो संकेत भी स्ट्रॉन्ग है तेजी वाले खेमे की तरफ से। सीधा सौदा में आज किस तरह के ट्रेड्स आइडेंटिफाई हुए थे वो आपकी स्क्रीन पर अब आ जाएंगे। लार्जली ये रिजल्ट ड्रिवन ही पोजीशनिंग थी। आप देखिए फीनिक्स में तेजी, NBCC में तेजी, लेकिन इंडिया बुल्स नंबर्स खराब तो स्टॉक 5% नीचे। टेक्नो इलेक्ट्रिक भी नंबर्स के बल पर आज 3.5% नीचे जाकर टिका। GNDC अच्छे नतीजे, श्रीराम प्रॉपर्टीज अच्छे नतीजे, टोरेंट पावर अच्छे नतीजे, और यूनिपार्ट्स अच्छे नतीजों के दम पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब रहा है। तो ये है आज के विनिंग ट्रेड सीधा सौदा की तरफ से। लेकिन विनिंग ट्रेड तो आज निफ्टी ही बना है, 18,034 का हाई, और क्लोज जो है 18,015 पर। जी हर्षदा, और ये दिन गुरुवार होता तो अच्छा होता, और कल शुक्रवार होता तो और अच्छा होता। असल में क्या है, मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि अब जो एक्सपायरी का सेटअप था, ये बीते 1.5 घंटे में इन दो इंडिसेस ने और स्टॉक्स ने चेंज कर दिया। अब वो 18,000 की कॉल राइटर्स कंप्लीटली बैकफुट पे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट के वॉल स्ट्रीट आपको आज रात को एक अच्छा क्लोज दे। हमारे लिए शायद कल का दिन उस सर्कमस्टेंसेस में और अच्छा होगा। कल सुबह फिर होगी मुलाकात, हर्षदा मेरी, आपकी और नीरज जी की और आशीष की मॉर्निंग कॉल में। तब तक के लिए